गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बेसिक्स में लास्ट क्लास क्या चीज का डिस्कशन किए थे? एसेट्स का। आज हम लोग एसेट्स की अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बात और करेंगे एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, लाइबिलिटीज। ठीक है बात? एसेट्स में क्या क्या बोला था एक बार हम लोग सब लोग रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज थोड़ा सा अकाउंटिंग एंगल पर एसेट्स की ध्यान देंगे। ठीक? जो आज सिखाऊंगा वो आपको पूरे सिलेबस के एंड तक हर दिन काम आएगा। ठीक? तो थोड़ा सा अच्छे से आज की क्लास में प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन को समझने का है। अभी तक मैंने एसेट्स के ऊपर क्या क्या बात कर रखा है मैं बताता हूं। सबसे पहला हमने डिस्कशन किया एसेट्स किसको बोलते हैं, नंबर 1। फिर नंबर 2 डिस्कस किया एसेट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करेंगे या कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है उसके लिए। फिर हमने एसेट्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा कि एसेट्स किस तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एंड नंबर 4 एसेट की अकाउंटिंग के बारे में बात किया, अकाउंटिंग का बेसिक रूल समझा। एसेट के लिए हमने स्टार्ट किया, एसेट एक रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स which is owned or controlled by the business entity and from which future economic benefit is expected to flow to the entity। एक ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी द्वारा ओन्ड या कंट्रोल्ड है। ओन्ड या कंट्रोल्ड, लीगल ओनरशिप ही हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई रिसोर्स का हमारे पास ओनरशिप नहीं है बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने का बेसिक मतलब सिखाया था, उसके सारे रिस्क रिवॉर्ड्स पर हमारा हक है। एंड नंबर 2 हम लोग दूसरों को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके रिस्क और रिवॉर्ड्स को इंजॉय करने से। जब हम लोग खुद यूज कर सकते हैं जैसे हम चाहे और दूसरों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास ऐसी दो कैपेबिलिटीज हो, हम लोग बोलते हैं कि एसेट हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और उस एसेट से, उस रिसोर्स से हम लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। अगर कोई रिसोर्स ऐसा है जिस पर मैंने खर्चा किया है बट जो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा, फिर मैं उसको एसेट बोल के क्लासिफाई नहीं करता। अब एसेट्स के लिए हम लोग जब एग्जांपल्स ले रहे थे तो मैंने बोला कोई भी ऐसा रिसोर्स हो जिससे तुमको लगता है बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, तुम उसको एसेट बोल सकते हो। बट रिकॉर्ड करते समय ध्यान रखना 3 चीज पर। नंबर 1 ओनरशिप और कंट्रोल, नंबर 2 प्रोबेबल है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, और नंबर 3 तुम उसका कॉस्ट को मेजर कर सको। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई खर्चा तो कर दिया बट उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने की संभावना नहीं है। मेरे को लगता है पैसा तो लगा दिया बट ये पैसा वेस्ट हो गया, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया था, हमने एक मशीन परचेज किया। जब परचेज किया था मेरे को लगा था मेरे को इसका दरकार पड़ेगा, बट जैसे ही मशीन हमारे पास आया, हम लोग जब उसको कैपिटलाइज करके एसेट दिखाना चाहे, हमने देखा कि अब ये जो टेक्नोलॉजी है पुरानी हो गई, आते आते 2 महीना 3 महीना लग गया, उससे बेटर टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ गई उससे सस्ते दाम पर, और ये टेक्नोलॉजी यूज करके जो हमारा डिजायर्ड इंटेंडेड यूज था या इंटेंशन था वो पूरा नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं अब इस एसेट को डिस्कार्ड कर दो, इस एसेट को हम यूज नहीं कर सकते। अगर मेरे को लगता है कोई एसेट ऐसा है जिसके यूज से बेनिफिट नहीं आ सके या जिसको बेचकर भी हम कुछ बेनिफिट ना ला सके, फिर मैं उसको एसेट बोल के रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल लिया था। हमने एडवर्टीजमेंट किया, बहुत अच्छा, हमको लगता है उस एडवर्टीजमेंट से हमारे प्रोडक्ट का सेल बढ़ भी सकता है, बट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इन दैट केस जब आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर ही कंट्रोल नहीं है तो आप उसको अपना एसेट बोल नहीं सकते। तो कंट्रोल होना और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना, ये दो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक और पॉइंट था कि आप उसका कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सको। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में हमें हेल्प तो करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में, बट उनका कॉस्ट हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल, हमने जो मेहनत कर करके साल भर में गुडविल बनाई है, जो गुडविल हमें कस्टमर अट्रैक्ट करके दे रही है, बट हम लोग उसको तो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज उसका कॉस्ट हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे इंप्लॉई, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका स्किल, टैलेंट, दो दे गिव अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दे जनरेट बेनिफिट फॉर अस, तो भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उनका कॉस्ट हम मेजर नहीं कर सकते। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये आप चाह कर भी, ये रिसोर्सेज है आप द्वारा ओन्ड कंट्रोल्ड है, बट आप तो भी इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनका कॉस्ट आप मेजर नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लिया था, याद करना, ट्रेनिंग एक्टिविटीज वाला।
हमने अपने इंप्लॉइज को ट्रेन किया था इंड एएस में, ताकि नया जो इंड एएस आए वो उस पर अच्छे से काम कर सके, कंपनी के कंप्लायंस कॉस्ट को बचा सके, फ्यूचर में कोई लीगल एक्शन हो, पेनल्टी लगे, उससे हम लोग पहले से ही बच सके। तो हमने अपने इंप्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी है। ये प्रॉपर ट्रेनिंग हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो देगी, बट इस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हो सकता है इंप्लॉई आज ट्रेनिंग ले और 3 महीने बाद छोड़ के चला जाए। जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला था तब तक वो छोड़ के ही चला गया। बट हां, अगर हम उसको बांध के रख सके किसी कॉन्ट्रैक्ट से, और हम ये इंश्योर कर सके कि उस ट्रेनिंग का हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये इंप्लॉई छोड़कर जा नहीं सकता, तो फिर मैं उसको अपना एसेट बोल के रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। इसके बाद एसेट की क्लासिफिकेशन में गए। मैंने 2 क्लासिफिकेशन आपको लिखा है जो आपके काम आएंगे। नंबर 1, नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। उस एसेट से कैसा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा उसके वाइज हम एसेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर एसेट को यूज करके बेनिफिट आएगा तो हम लोग उसको अपना फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अगर एसेट को बेच के बेनिफिट आएगा तो हम लोग उसको अपना इन्वेंट्री बोलते हैं। अगर उस एसेट से हम रिटर्न कमाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड तो हम उसको इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। अगर उस एसेट, वो एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नेचर का है, जो हम लोग कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, कोई एसेट खरीदना है तो भी यूज कर सकते हैं, कोई बिजनेस के लिए खर्चा पेमेंट करना है तो भी यूज कर सकते हैं, कोई लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो भी यूज कर सकते हैं, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले एसेट्स हो गए। दूसरा हमने सीखा लिक्विडिटी वाइज क्लासिफिकेशन, करेंट एंड नॉन करेंट एसेट। आप लिक्विडिटी वाइज क्लासिफिकेशन में क्या करते हो, आप देखते हो उस एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कब मिलेगा। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, नियर फ्यूचर में, तो फिर वो करंट एसेट हो गया। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते मिलते समय लगेगा, 2 साल 5 साल 7 साल समय लगेगा, तो फिर वो नॉन करेंट एसेट। हम लोग नॉन करंट करंट को नॉर्मली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से समझ सकते हैं। एसेट जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक रहेगा वो नॉन करंट, जिनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो जाएगा वो करंट हो गए। पहले लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ही नाम चलता था, अब वो नाम हो गया करंट एंड नॉन करंट। लास्ट हमने बात की एसेट की अकाउंटिंग। मैंने बोला कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो उस एसेट को हम लोग डेबिट करेंगे, अगर कोई ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज करेगा तो उस एसेट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। बचपन में हम लोग हमेशा अकाउंटिंग जब करते थे ना, हम लोग फेज्ड मैनर में करते थे। पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आता था उसका जर्नल करते थे, जर्नल करने के बाद लेजर में जाते थे, फिर आगे की प्रक्रिया करते थे। बट इंटर लेवल पे ना, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन में पूछे जर्नल करो, कोई क्वेश्चन में पूछे सीधा लेजर बनाओ, तो हम लोगों को ना ऐसे नहीं चलना है कि लेजर बनाना है तो पहले जर्नल याद रखना होगा तभी लेजर बनेगा। हम लोगों को अब ऐसा सीखना है, ऐसा टेक्निक सीखना है कि अगर क्वेश्चन में जर्नल बनाने नहीं भी बोला तो भी हम बहुत आसानी से लेजर बनाना सीख सके। और लेजर बनाने के लिए ये रूल याद रखो, कोई ट्रांजैक्शन से एसेट इंक्रीज हुआ है तो लेजर में एसेट को डेबिट करोगे, और कोई ट्रांजैक्शन से अगर एसेट डिक्रीज हुआ है तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अगर सिर्फ इतना सा बात समझ पाएंगे तो हमें कोई भी जर्नल एंट्री याद करने का दरकार, कोई ट्रांजैक्शन का अगर जर्नल नहीं भी समझ में आ रहा है बट उसका इफेक्ट समझ में आ रहा है ना, तो भी इससे तुम अकाउंटिंग कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है जो तुम कभी सुने ही नहीं, बट तुम समझ पा रहे हो कि भाई इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैश आ रहा है, तो तुम ये बोल सकते हो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश अकाउंट बनाना है तो हम इजीली डेबिट कर सकते हैं, चाहे मेरे को जर्नल एंट्री आए या ना आए। आज मैं इसी जो अकाउंटिंग रूल तुमको सिखाया था ना, इसी रूल के ऊपर तुम्हारे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहता हूं। ये प्रैक्टिस हम लोगों को हेल्प करेगी, नंबर 1, अलग अलग एसेट्स के बारे में बेसिक बातें समझने के लिए, क्योंकि जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो तो आप उस एसेट को समझते हो कि उस एसेट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं और कैसे कैसे वो इफेक्ट होगा। एंड नंबर 2, आपके हाथ को स्मूथ करने के लिए, ताकि आगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर मेरे को वो लेजर का दरकार पड़े तो आपको उसे सोचना ना पड़े कि मैं ये कैसे करूंगा। तो उसके लिए ना हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स करके अपनी इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को सॉलिड करेंगे। फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर हम लोग सिर्फ एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग एग्जाम्पल्स लेके डिस्कशन करेंगे कि एसेट का अकाउंटिंग कैसे होगा। वैसे फिक्स्ड एसेट क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, मैं इंटर लेवल पे और डेप्थ में पढ़ाऊंगा जब मैं AS 10 AS 26 पढ़ाऊंगा, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो AS जब पढ़ेंगे तो और कंक्रीट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपसे पूछूं एक मशीनरी का अकाउंटिंग करना है तो आप बोलोगे सर हमको तो नहीं पता मशीनरी का अकाउंटिंग कैसे होता है।
इतना तो हम लोग फाउंडेशन में सीख के आए हैं। मैं पहले एक दो एग्जाम्पल लेके देखूंगा कि आप लोगों को वर्ड्स फ्रेजेस क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो हम लोग एग्जाम्पल्स आगे बढ़ाते चले जाएंगे, नहीं क्लियर होगा तो रुक के समझा दूंगा कि भैया इसका मतलब ये होता है। जैसे अगर किसी को ये नहीं पता बैड डेट रिकवरी क्या होता है, जनरली मेरे को लगता है पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अपने उस पर रुक के एक बार बात कर लेंगे एंड देन विल गो फॉरवर्ड। जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं उनके बारे में तो मेरे को पता है, मैंने कितना पढ़ाया है, तो याद हो सकता है भूल गए हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो याद आ जाएगा। बट जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं, मेरे को एक बार देखना है कि आप लोगों का सब ठीक है या नहीं। नहीं है तो हम लोग थोड़ा एक क्लास और लेके डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट यू कैन बी एट पार ऑलवेज। डन है बात? आइए हम लोग ना एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करेंगे। बोल भाई। हाँ, प्रैक्टिकल है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं तेरे को, तू समझना, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूं और ये तेरे को बहुत प्रैक्टिकल लगेगा। 3 साल 4 साल पहले हम लोग ने जब अपना हाँ दीदी बातचीत बंद, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, उस समय एक टेक्नोलॉजी चलता था, डॉक्यूमेंट कैमरा का टेक्नोलॉजी। डॉक्यूमेंट कैमरा क्या होता था? एक कैमरा होता था, आप कॉपी में लिखोगे, वो कैमरा उस कॉपी को कैप्चर करेगा, टीवी में या प्रोजेक्टर में कहीं पर भी दिखाएगा ताकि बच्चे क्लास में पढ़ सके। अब क्या हो गया ना, डॉक्यूमेंट कैमरा की टेक्नोलॉजी कभी खराब नहीं थी, हम लोग जब से पढ़ रहे हैं तब से वो यूज हो रही है, 10 साल से यूज हो रही थी। बट जैसे ये आईपैड की टेक्नोलॉजी आए ना, इसका आउटपुट जो डिजिटल आउटपुट था वाज मच मोर क्लियर एंड बेटर देन द डॉक्यूमेंट कैमरा का टेक्नोलॉजी। जब उस डॉक्यूमेंट कैमरा में आप कॉपी देखते, मेरे अगर कभी पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा सर थोड़ा सा डल डल लग रहा है, जबकि इसकी टेक्नोलॉजी का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा एकदम, अगर सर छोटा भी लिख रहे हैं तो एकदम फेयरली प्रॉपरली दिख रहा है। और जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग्स में हमने फील किया कि गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस बिकने लग गया, तो आपको वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर देनी होगी ताकि बच्चा अगर मोबाइल में या लैपटॉप में भी देख रहा है तो वो वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे ये आईपैड की टेक्नोलॉजी आई, आईपैड में भी क्या था, पहले कुछ प्रॉब्लम्स थे। जैसे मैं एग्जांपल, एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम की एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अगर मैं हाथ रख के स्क्रीन पर लिखता हूं ना, कभी कभी वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे लैपटॉप टेक्नोलॉजी में अभी भी डिस्टॉर्ट होता है, तो कुछ टीचर हाथ में ना ग्लव्स पहना के पढ़ाते हैं, ग्लव्स पहन के पढ़ाते हैं ताकि उनका हाथ वो स्क्रीन टच में हो, स्क्रीन में टच हो तो भी पता ना चले स्क्रीन को। लैपटॉप की टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम नहीं था। मैंने पहले एक बार स्टार्ट किया था लैपटॉप से, लैपटॉप में वो प्रॉब्लम होता था। मैं फिर आईपैड लाया तो आईपैड में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ जो नया वर्जन आया। तो मैंने बोला यार बेटर देन गोइंग फॉर दैट टेक्नोलॉजी, और उसमें बहुत जगह लगता था, वी विल गो फॉर आईपैड का टेक्नोलॉजी बिकॉज इट वॉज मच चीपर देन दैट टेक्नोलॉजी। वो एक डॉक्यूमेंट में कैमरा में 50,000 रुपए में खरीदता हूं। आईपैड की पूरी टेक्नोलॉजी में अगर खरीदने जाऊं तो 30,000 29,000 का आईपैड होता है, 8,000 9,000 की पेंसिल होती है, पूरा टेक्नोलॉजी मेरे को 40,000 का पड़ता है। और इसका लाइफ जो है ना वो मच बेटर है देन दी लाइफ ऑफ दोज एसेट्स। और दूसरा, उनमें अपग्रेड टेक्नोलॉजी का बहुत स्लो होता है, एप्पल की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन बहुत फास्ट होता है। चाहे कितना भी पुराना एप्पल आईपैड हो, आज तक जितने भी अपडेट्स आएंगे ना, सब में वो अपडेट होगा। तो टेक्नोलॉजी अपडेशन का फायदा हुआ। हमने अपने डॉक्यूमेंट कैमरा को साइड करके हमने ये ले लिया। अभी बात करो, सुनना, ये ले लिया। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर अब वो डॉक्यूमेंट कैमरा का आपने क्या किया? 2 डॉक्यूमेंट कैमरा थे, एक डॉक्यूमेंट कैमरा को मैंने अपने पास रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हो सकता है कोई दिन ये टेक्नोलॉजी, कोई दिन मेरा आईपैड खराब हो गया। अब आईपैड ठीक होके आएगा या नया खरीदेंगे तो 2-3 दिन लगेगा, बट 2-3 दिन क्लास नहीं रोक सकते। मैं उस इक्विपमेंट को रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि कोई दिन ये खराब हो तो मैं उसको यूज करके अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड बाई इक्विपमेंट। स्टैंड बाई मतलब समझते हो? टीवी में एक स्टैंड बाई ऑप्शन होता है, स्टैंड बाई ऑप्शन समझते हो ना, कि भैया अभी यूज नहीं कर रहे हैं बट ये हमारे काम में आ सकता है। जो स्टैंड बाई इक्विपमेंट है उसको तो मैं फिक्स्ड एसेट बोल के ही दिखाता हूं। उसको मैं, जैसे मैंने जनरेटर का एग्जांपल लिया था, याद है? जैसे मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल लिया था, स्टैंड बाई इक्विपमेंट मेरा फिक्स्ड एसेट है। बट जो दूसरा डॉक्यूमेंट कैमरा था ना, हमने उसको क्या किया, फिक्स्ड एसेट। अब बोला इसको यूज नहीं करेंगे, अब मेरे को इसको बेचना है। तो सर बेचना है तो बेच के भी तो कुछ पैसा आ सकता है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने उसको बेचने के लिए रखा, अब इस एसेट का नाम सुनना, कुछ बोल रहा हूं, फिक्स्ड एसेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। वापस बोलो, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। हेल्ड फॉर डिस्पोजल। पहले साल के एंड में जब मैंने उसको क्या किया, फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी से हटाया, एक एसेट बोल के दिखाया।
सर किस वैल्यू पे दिखाओगे? उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू मेरे हिसाब से हो सकता है। भला ही मेरे बुक्स में वो 30,000 पे दिख रहा था डेप्रिसिएशन के बाद, बट अब मेरे को लगता है बेच के 15,000 से ज्यादा नहीं आएगा, मैंने 15,000 पे दिखाया, 15,000 लॉस पीएल में चार्ज कर दिया। बट लगातार 2 साल हो गया, वो कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है, पड़ा पड़ा खत्म हो गया। लिटरली मेरे पास अभी भी पड़ा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। नहीं, अब वो बेकार हो गया, अब मैं किसी को बेचूंगा ना तो भी शायद कुछ नहीं आएगा, और मेरे को नहीं लगता वो बेच भी पाएंगे। तो अब क्या उसको एसेट दिखाने का फायदा है? मैं बोला एसेट का बेनिफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज भी आ सकता है, फ्रॉम सेल भी आ सकता है। जब तक तुम कुछ भी बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हो तुम उसको एसेट बोल के दिखाओ उस वैल्यू पे। बट जब तुमको ऐसा लगने लगे कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुमको उसको स्क्रैप ही करना पड़ेगा, उससे कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो फिर उसको एसेट दिखाना सही नहीं है। ये बोल के कि तुम्हारे पास वो पड़ा है कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट कैमरा तो है ना, भैया क्या करोगे, एग्जीबिशन में लगा दो, आके देखेंगे सर पुराना इसे पढ़ाते थे, उससे कुछ रियलाइजेशन पॉसिबल? मैं ऐसे ही इनिशियली एक बार में उसको बुक से नहीं हटा दूंगा, वो नहीं करूंगा मैं। बट अगर मैं ये देखता हूं ना यूज से बेनिफिट आएगा ना बेच के बेनिफिट आएगा, तब फिर उसको रख के कोई फायदा। बेच ही सकते हैं, अगर आप बेच सकते हो तो जो वैल्यू आप रियलाइज कर सकते हो उस वैल्यू पे आप उसको दिखाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपको लगने लगे नहीं ये बिकेगा भी नहीं, इसको स्क्रैप ही करना पड़ेगा, देन इन दैट केस फिर दिखाने का दरकार, फिर उसको अपनी बुक से हटा दीजिए। डन है बात? करेक्ट। दोनों चीज पर बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेना है। रिकॉर्ड कब करना है ये भी बहुत सोच के, और हटाना कब है ये भी बहुत सोच के। कोई भी चीज ऐसे ही एक सेकंड में कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हटा देते, वो नहीं होगा। मैं लिखूंगा भी तो बहुत सोच के लिखूंगा, और हटाऊंगा भी तो बहुत सोच के हटाऊंगा। तो मैं हटाता कब हूं? जब मेरे को लगता है अब इससे कोई बेनिफिट पॉसिबल नहीं है, ना सेल करके पैसा आएगा ना यूज करके पैसा आएगा। इन दैट केस फिर उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। क्लियर है बात? डन। अब सुनना, आप मेरे साथ ना जो भी मैं एग्जाम्पल्स करूंगा वो लिखेंगे साथ साथ, और उन एग्जाम्पल्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग एक एक चीज सीखते चले जाए। जो भी मैं सिखा रहा हूं आगे बहुत सारे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सिखाऊंगा, सिंगल एंट्री हो, ब्रांच चैप्टर हो, या फिर आपका चैप्टर लाइक डिपार्टमेंट हो, चैप्टर लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 ना, मैं पहला सबसे बेसिक एसेट से शुरू करूंगा, कैश एंड बैंक बैलेंस। ये सबसे बेसिक एसेट है बिजनेस का। बिजनेस चालू ही करता है बिजनेसमैन पैसा डाल के, तो ये सबसे पहले बेसिक एसेट है बिजनेस का। अब कैश एंड बैंक के बारे में सुनना, कैश बैंक बैलेंस मेरा एसेट है, यस और नो? कैश मेरे पास जो पड़ा है या बैंक में मेरा जो पैसा पड़ा है वो मेरा एसेट है। सर बैंक में तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है, फिर वो दूसरी चीज हो गई, वो बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो गया, मतलब मेरा पैसा नहीं पड़ा है, मैंने ज्यादा पैसा उठा रखा है, इसीलिए ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं उसको चुकाऊं, तो वो मैं डिस्कस करूंगा लाइबिलिटी में। अभी एसेट की जब बात कर रहा हूं, मतलब मेरा बैंक में पैसा पड़ा है जो मैं कभी भी चाहूं तो ले सकता हूं, यूज कर सकता हूं। डन है बात? सुनना ध्यान से। अगर एसेट है तो जो भी ट्रांजैक्शन से कैश बैंक बढ़ेगा हम उस ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन से कैश बैंक कम होगा तो हम उस ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आइए एग्जांपल नंबर 1 में ए लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मैं कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा हूं आपको, इससे कैश एंड बैंक अकाउंट रेडी करना है, ठीक है, बिना जर्नल एंट्री सोचे। इन ट्रांजैक्शन में कुछ गंदगियां भी करूंगा, ध्यान रखिएगा, उन गंदगी को डॉज करना ही आपको सीखना है। गंदगी करूंगा जैसे, मैं मान लो एक लिखते लिखते क्रेडिट सेल्स लिख दिया 50,000, तो क्रेडिट सेल से कैश नहीं आता है, वो तो कलेक्शन जब होता है तब पैसा आएगा, जब क्रेडिट सेल करते हैं तब कोई कैश जनरेट, आपको उसको डॉज करना है। यही तो सीखना है कि कोई चीज कहां पर कब इफेक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ओपनिंग कैश बैलेंस, पीरियड शुरू हुआ, हमारे पास कैश बैलेंस था 50,000 रुपया। एसेट का ओपनिंग बैलेंस बोलिए डेबिट नेचर का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कैश सेल्स किया, बोलना नहीं है आपको, लेजर अकाउंट बनाना है, आप लिखते जाइए।
कुछ क्रेडिट सेल्स किया, कैश परचेजेस किया, क्रेडिट परचेजेस भी किया, एक्सपेंसेस पे किया, कलेक्शन हुआ डेटर से, पेमेंट हुआ क्रेडिटर्स को, कुछ डेटर लोग बैड डेट कर दिया, कुछ लोन लिया, एकदम फास्ट लिखेंगे, कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ, ये पूरे साल भर के कैश ट्रांजैक्शन है। एक और ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, अकाउंट बना के कैलकुलेट करना है। शॉर्ट में बनाना दे कैसे भी बना सकते हो पास में, हमको ना ऐसा कोई अभी तुमको फॉर्मेट नहीं सिखाने का। अब फॉर्मेट वगैरह इंटर लेवल पे ना हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, वो सब हम लोग कर लेंगे। कैश मेरा एसेट है, बढ़ेगा तब डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। कोई ट्रांजैक्शन अगर कैश को बढ़ा रहा है आप उसको कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन से कैश अगर कम हो रहा है तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और कोई ट्रांजैक्शन अगर कैश को टच भी नहीं कर रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर पेड हो जाता तो फिर आउटस्टैंडिंग कैसे होता? क्या तू कितना बैलेंस आया दीदी? 97,000। $97,000। अभी इस एसेट में कोई गलती नहीं होगा आपसे, आगे धीरे धीरे होगा गलती। कैलकुलेटर लाना शुरू कर दे सारे बच्चे। अब अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स की क्लास में बिना कैलकुलेटर के आना बहुत बड़ा पाप है। हो गया? फटाफट डिस्कस करूं? सुनना, तुमने अच्छे से लिखकर बनाया होगा, तुम अच्छे बच्चे हो। मैं फटाफट बताता हूं क्योंकि अपने को आगे जाने का है। ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश इज एन एसेट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट। कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ब्रॉट डाउन मतलब हमने इसको लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके इस साल लिखा है। तो लास्ट ईयर हम लोग किए थे कैरेट डाउन, आगे ले जा रहे हैं, और इस साल उसी को कर लिया ब्रॉट डाउन। डन है बात? नेक्स्ट, सेल्स 70,000। सेल्स होने से पैसा बढ़ेगा, कैश आएगा, तो मैंने डेबिट कर दिया। क्रेडिट सेल्स
सर क्रेडिट सेल्स आपके कैश को इफेक्ट नहीं करता तो इसको नहीं लिखने का। नेक्स्ट, कैश परचेजेस, परचेजेस होगा तो पैसा जाएगा, कम होगा कैश, तो 40,000 बाई परचेजेस। क्रेडिट परचेज कैश को इफेक्ट नहीं करेगा। एक्सपेंसेस पे किया, एक्सपेंसेस कैश कम हो जाएगा। डेटर से पैसा आया 21,000, कैश बढ़ जाएगा। अब एक बच्चा मेरे को देख रहा है और वो बोल रहा है सर आपने कुछ गजब टाइप का काम किया। मैंने बोला क्या? बोला सर देखो सेल्स कितने का हुआ है, क्रेडिट सेल्स 20,000 का, और आप कलेक्शन बोल रहे हो कितना हुआ। सर ये अच्छा नहीं लगा। हो सकता है सर लास्ट ईयर का कोई डेटर बचा हो, उससे पैसा आया हो। आपको इतना नहीं सोचने का, जब तक डेटर की पूरी इंफॉर्मेशन ना दे आपको, आप उसको लेकर टेंशन मत लीजिए। हो सकता है लास्ट ईयर का कोई डेटर बचा हो 5,000 10,000 रुपए का, 5,000 10,000 का डेटर बचा, इस साल 20,000 का ऑल माल बेचा, तो टोटल 25-30,000 हो गया, उससे 21,000 रुपए आया। आ ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है बात। नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट कैश कम हो जाएगा। बैड डेट्स, बैड डेट मतलब डेटर से पैसा नहीं आया, नहीं आया पैसा, तो फिर कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, इसको काट दीजिए। लोन लिया, पैसा आएगा बिजनेस में 15,000। कैपिटल इंट्रोडक्शन, पैसा आएगा बिजनेस में 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए तो कैश इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब मैं निकाल रहा हूं बाई बैलेंस सीडी। पहले बड़े वाले साइड को टोटल करना पड़ता है, 161 माइनस करेंगे छोटे वाले साइड को तो डिफरेंस आ जाएगा 97,000। ये 97,000 मेरे कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब इतना कैश रुपया मेरे पास बचा हुआ है जो हम आगे के लिए यूज कर सकते हैं। डन है बात, क्लियर? ये 97,000 सब कैलकुलेट कर पाए, कोई प्रॉब्लम? अब सुनना, मैं तेरे को कुछ बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये तो फाउंडेशन का क्वेश्चन था। इंटर लेवल में तुम्हारे से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? तुमको क्वेश्चन ना पहले ही बैलेंस बता देगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 97,000 बता देगा, और यहां पे मान लो कैश सेल्स छुपा दिया, ये नहीं बताया, बोला कुछ कैश सेल्स तो है बट हमको पता नहीं उसका अमाउंट कितना है, तो क्या तुम ये कैश सेल्स कैलकुलेट कर पाओगे? सर हम लोग पहले बैलेंस बैठा देंगे, फिर जो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस अगर सेल्स है तो डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड का जो डिफरेंस बचेगा उसको क्या मान लेंगे? सेल्स मान लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फाइंडिंग मिसिंग फिगर्स। क्या बोलते हैं? फाइंडिंग मिसिंग फिगर्स। इंटर लेवल में आपको क्या करेगा? आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा एक अकाउंट से रिलेटेड, बट एक इंफॉर्मेशन छुपा लेगा। आपको, आपसे वो चाहेगा कि आप उस अकाउंट को बना के एनालाइज करके वो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके दो। क्या अगर वैसा हुआ तो हम लोग कर पाएंगे? सर हमको कैसे पता चलेगा वो कैश सेल्स ही है? उसके लिए क्वेश्चन हिंट देगा। अरे क्वेश्चन बताएगा, आप ये चिंता मत करें कैसा पता चलेगा। सर डेबिट साइड में तो और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा वो कैश सेल का ही पैसा है? दे विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इंटर लेवल में आपसे ये एक्सपेक्टेड है। मैंने ये पहला एग्जांपल सिर्फ इसलिए सिखाया ताकि तुमको एक बेसिक बात बता सकूं। कैश एसेट है, एसेट जब भी बढ़ेगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट जब भी कम होगा कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब ध्यान से सुन, कैश अकाउंट में वही चीजें आएंगी जो कैश को इफेक्ट करेगा। अगर कोई चीज कैश को इफेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो कैश अकाउंट में, ये बेसिक चीज तुमको पता होना चाहिए। कैश बैंक में किसी को पंगा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे अकाउंट है जो हम लोग बचपन से एकदम फ्लुएंटली बनाते आए हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है ये एग्जाम्पल लेके कि तुमको बिना जर्नल के भी लेजर बनाना आना चाहिए। अगर तुमको एंट्री नहीं पता कलेक्शन फ्रॉम डेटर का, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम ये बोल सको कि सर डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ है मतलब बिजनेस में कैश आया है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट। उसका जर्नल एंट्री याद हो या नहीं हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अब इंडिपेंडेंटली बिना जर्नल बनाए भी लेजर कैसे बनता है वो हम लोग सीखेंगे। कैश जैसा है, बैंक भी एकदम सेम है, तो कैश और बैंक को अलग अलग डिस्कस करके फायदा नहीं, वो दोनों ही एक काम करेगा। डन। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, लेट्स सी तुम कैलकुलेट कर पाओगे क्या। नंबर बी, ओपनिंग कैश बैलेंस पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। कैश सेल्स
80,000। डेटर्स ऑफ रुपीज 60,000 पेड रुपीज 58,000 इन फुल सेटलमेंट। ये फुल सेटलमेंट क्या होता था रे सर? 2,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। आगे कैश परचेजेस 15,000। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 40,000 were paid at a discount of 10%. At a discount of 10%. Expenses for the year 40,000। Outstanding expenses out of above 6,000। Outstanding expenses out of above 6,000। Bad debt recovered 4,000। Drawings rupees 2,000। rupees 2,000। Closing cash balance rupees 48,000। Closing cash balance rupees 48,000। डन। आपको कैश अकाउंट बना के ओपनिंग कैश निकालना है। ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग बता दिया, बाद बाकी सब बता दिया। आपको बताना है ओपनिंग कैश मेरे पास कितना था गिवन दिस इंफॉर्मेशन। फोर्टी एट को ना 88 कर लो, हो सकता है नेगेटिव हो जाए, नहीं तो 88 कर लो उसको, क्योंकि वो 80,000 में देखा नहीं। $33,000 का बैलेंस आया है ओपनिंग कैश का। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे आप भी पार्टिसिपेट करेंगे चैट्स के थ्रू। वेरी गुड आर्यन। और जो बच्चे छुपर रुस्तम की तरह क्लास करते हैं ऐसा कि सर को पता नहीं चलना चाहिए हम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। वो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता है और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप क्लास करते रहता है। क्या 33,000 आया क्या? आइए कैश अकाउंट बनाएं। ओपनिंग बैलेंस बोलो। नहीं पता, ठीक है छोड़ देते हैं। कैश सेल्स 80,000। कैश सेल मतलब बिजनेस में पैसा आया, कैश इंक्रीज करेगा, डेबिट। नेक्स्ट, डेटर 60,000 का था, वो लोग पेमेंट किया 58,000, तो कैश के लिए क्या रेलिवेंट है? 58,000 बिजनेस में आया,
तो कैश अकाउंट बोलो क्या करूं, डेबिट। नेक्स्ट, कैश परचेज 15,000, परचेज किया तो पैसा लगेगा, आउटफ्लो 15,000। फिर 40,000 के क्रेडिटर को हमने 10% डिस्काउंट पे किया, 36,000 पे हुआ। तो जब कैश अकाउंट बनाऊंगा मेरे लिए क्या रेलिवेंट है, 36,000। तो 36,000 आ गया इधर क्रेडिट साइड, पेमेंट हुआ। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस 40,000 है इस साल का, मैंने पेड वर्ड कहीं नहीं यूज किया, मैंने बोला एक्सपेंस फॉर द ईयर। जब मैं ऐसे लिखता हूं मतलब ये इस साल का टोटल खर्चा है, अक्रूवल बेसिस। कौन सा बेसिस, फाउंडेशन हो गया है, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, ये सब हम लोगों को आता है। इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जब उनका पैसा आएगा, पैसा जाएगा, इसको बोलते हैं कैश बेसिस। इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जब राइट टू रिसीव मनी या राइट ऑब्लिगेशन टू पे मनी आ जाए, उसको हम लोग अक्रूवल बेसिस बोलते हैं। हम लोग कभी भी अकाउंटिंग करते हैं हम लोग अज्यूम यही करते हैं कि हम कौन सा बेसिस फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल। बोला इस साल का टोटल खर्चा 40,000 है, जिसमें से 6,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट कितना हुआ 34। तो जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा मेरे लिए क्या रेलिवेंट है, पेमेंट 34,000 पेमेंट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 34,000। बैड डेट रिकवर्ड, कुछ बैड डेट हो गए थे जिनका इस साल मेरे को पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो कैश आया बिजनेस में, 4,000 डेबिट। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स 2,000, ओनर 2,000 रुपया बिजनेस से निकाल लिया, पैसा कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट। और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाई बैलेंस सीडी 88,000। तो अगर इससे मैं ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना चाहूं, टोटल कितना है 175 और इधर है 142, माइनस करूंगा तो आएगा 33,000। इधर सुनो, लिखने का आदत डालो, बैलेंसिंग फिगर। जनरली लेजर बना के क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपका भी क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है तो आपको कुछ और लिखने का जरूरत नहीं है। बट अगर क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ के कोई और फिगर आप लेजर से डिटरमाइन कर रहे हो, हमेशा उसके पास बैलेंसिंग फिगर लिखिए, समझ में आए कि ये 33,000 आया कैसे। नहीं तो घर पे पढ़ने बैठेंगे, भैया पहले ओपनिंग बैलेंस दिए ही नहीं थे, 30,000 लिख कैसे दिए। बैलेंसिंग फिगर लिखने से यह समझ में आता है कि यह बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है, तो सब कुछ लिखने के बाद जो फाइनल बैलेंस आएगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल लेजर से हम लोग हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही डिटरमाइन करते हैं। बट उसको छोड़ के कोई भी अमाउंट अगर आप बैलेंस लेजर से निकाल रहे हो बैलेंस, वो हमेशा क्या वर्ड यूज करोगे, बैलेंसिंग फिगर। बोलो, कैश परचेजेस एक्सपेंसेस नहीं बोलूंगा, जो गुड्स आपके पास आया वो अभी के लिए आपका एसेट है। अभी मेरा कैश परचेज में मेरे को एक्सपेंस हो या एसेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैश गया कि आया वो बात कर। अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। जब मैं स्टॉक में जाऊंगा तब बात करेंगे हम लोग उसका क्या करने का है, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। उस एक्सपेंस में सैलरी, रेंट, वो सब खर्चा है, उसमें परचेजेस का खर्चा नहीं है। जब आपको वो अलग से बोला है मतलब उसमें परचेजेस इंक्लूडेड नहीं है ना बात। वेरी गुड, चलिए सुनिएगा बात। कैश और बैंक अकाउंट का कभी भी आपको बोलेगा आप बना लेंगे, नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं। आइए दूसरे एसेट पर चलते हैं। दूसरा एसेट नंबर 2, डेटर्स। एंड डेटर्स का एक भाई होता है, तुमको पता है क्या, बिल्स रिसीवेबल। वो डेटर का भाई नहीं होता, डेटर का भाई क्रेडिटर होने से मुश्किल है। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये तुम लोग वही करता है, अपने आप को चाचा चाची बुलवाता है, जबकि चाचा और बुआ तुम लोग का सही रिलेशन है। चाचा बुआ समझते हो, भाई बहन, बट तुम लोग को रिलेशन चाहिए चाचा चाची, मतलब तुम लोग का रिलेशन अलग है, रिलेशन ब्लड रिलेशन थोड़ा वीक है तुम लोग का। तो डेटर क्रेडिटर भाई भाई नहीं होता, डेटर बिल रिसीवेबल भाई भाई होता है। चलो अब सुनना, यहां पर ना बहुत सारे बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। पहला एग्जाम्पल सिर्फ डेटर का अलग, दूसरा एग्जाम्पल बिल रिसीवेबल का अलग।
तीसरे एग्जाम्पल में दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डेटर से ही बिल रिसीवेबल निकल के आता है। बिना डेटर के बिल रिसीवेबल ओरिजिन नहीं होगा, तो डेटर से ही बिल रिसीवेबल आता है, तो डेटर एंड बिल रिसीवेबल आर क्लोजली रिलेटेड। पहला एग्जाम्पल मैं सिर्फ डेटर पे डिस्कस करूंगा, सेकंड एग्जाम्पल सिर्फ बिल रिसीवेबल पे, और थर्ड एग्जाम्पल में दोनों को कंबाइन करके कोशिश करेंगे। तुमको बात समझ में आई कि नहीं? हड़बड़ी नहीं करने का, इधर गलती होगा। अब कैश में किसी से गलती नहीं होता है, डेटर, फिक्स्ड एसेट, ये सब में गलती शुरू होता है। ठीक, सुनना। पहला एग्जाम्पल नंबर ए, मेरे को ना 2 दिन के डेटर का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंसेस। एक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2022 50,000, और एक दिया हुआ है 31 मार्च 2023 70,000। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मतलब साल जब शुरू हुआ था तो इतने इतने 50,000 रुपए के मेरे डेटर्स थे, जिनको मेरे से जिनसे जिनसे मेरे को इस साल पैसा कलेक्ट करना था, और साल खत्म होते होते ये डेटर का बैलेंस हो गया 70,000। मतलब अब साल के एंड में 70,000 वाले ऐसे डेटर है जिनसे मेरे को पैसा पाना है। इनसे पैसा मिलेगा कब? नेक्स्ट ईयर में मिलेगा सर। अब ये साल खत्म हो गया, इस साल तो मिला नहीं, तो सर इनसे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। डन है बात। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब यही होता है, साल जब शुरू हुआ कितना डेटर आपका था, और साल जब खत्म हुआ तो कितना डेटर आपका है। सुनना, आप ऐसे बोल सकते हो क्या? सुनना ध्यान से, ना हो तो ना आंसर कर देना। सर 50,000 था, 70,000 हो गया, मतलब 20,000 का माल बेचा। नहीं सर, ये 50 से 70 की जर्नी में सर बहुत सारी चीजें हो सकती है। माल बेचा, माल रिटर्न आया, कलेक्शन हुआ, डिस्काउंट हुआ, बैड डेट हुआ, सर सबका फाइनल इफेक्ट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ है? 70,000। हमेशा ध्यान रखिएगा, 50 से 70 हो गया मतलब ये मत बोलना 20,000 का माल बेचा होगा इस साल, क्योंकि साल में और भी ट्रांजैक्शन हम लोग डेटर के साथ किए होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखना शुरू करें, पूरे साल का क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 95,000, क्रेडिट सेल 95,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 6,000, सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, उन्होंने माल रिटर्न कर दिया 2,000, बैड डेट्स 5,000, बैड डेट ऑफ अर्लियर ईयर्स रिकवर्ड, मैं अर्लियर ईयर्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2 मिनट बाद फिर सनी पूछेगा, सर इसी 5,000 में 2,000 रिकवर हुआ? नहीं, अगर इसी 5 में 2 रिकवर हो ही जाता तो साला बैड डेट क्यों लिखते? बैड डेट कब लिखते हैं? जब लगने लगे कि अब पैसा आएगा नहीं। तुम बोले भैया 1 तारीख को लिखे नहीं आएगा, 2 तारीख को आके पैसा दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा कैसा लगा तुमको? बोला तुम बैड डेट लिख दिए, ये मेरे मतलब मेरे मन में बहुत खराब लगा, मेरे को लो पैसा तुम्हारा। ऐसा थोड़ी होता है यार, नहीं तो सनी पूछ लेगा, इसीलिए बोल रहा हूं। कैलकुलेट अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैलकुलेट अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। बनाइए एक डेटर अकाउंट। सोच वही रहना चाहिए, डेटर मेरा एसेट है, जब बढ़ेगा डेबिट कम होगा क्रेडिट। डेटर कब बढ़ेगा? जब हम लोग जनरली उसको माल बेचेंगे। डेटर कम कब होगा? जब वो पैसा दे दे या माल वापस कर दे या हम उसको कुछ डिस्काउंट दे दें, तो डेटर कम हो जाएगा।
62, बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं 65। 62 होगा। कैलकुलेशन देख, मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि 65 आने का कोई जगह ही नहीं दिख रहा है। आज चिंटू इज इन क्लास। ये किसका? विदाउट चिंकी क्यों? तुमको कैसे पता चिंकी कौन है? सबको पता है क्या? क्लोरोमेंट थोड़ी है। क्या हो गया? झगड़ा हो गया क्या? तो इतना सीरियस क्यों है तुम? ठीक है ठीक है, छोड़ना इन लोग, मेरे को पता है। आज थोड़ा एनर्जी डाउन है तेरा, है? रात को टाइम से सोया कर। चलो आइए, डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखूं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखूं? बाई बैलेंस कैरेट डाउन। यही नेक्स्ट ईयर जाके क्या बनेगा? टू बैलेंस बीडी 70 है क्या? नेक्स्ट, क्रेडिट सेल किया, बातचीत बंद कर। अगर डेटर को माल बेचेंगे क्रेडिट में तो डेटर बढ़ जाएगा, हम लोगों का उससे पैसा कलेक्शन का राइट बढ़ जाएगा, तो डेटर बढ़ेगा तो डेबिट 95,000 टू सेल्स। नेक्स्ट, डेटर को हमने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डेटर कम हो जाएगा, बाई डिस्काउंट अलाउड। मैंने डिस्काउंट दे दिया तो अब हमको पैसा कम मिलेगा 6,000। फिर उसके बाद डेटर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, कम हो जाएगा डेटर। उन्होंने अगर गुड्स रिटर्न कर दिया तो मेरे को फ्यूचर में पैसा कम मिलेगा, बाई सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी होता है, पता है ना? रिटर्न इनवर्ड, माल आया, किसी ने गुड्स रिटर्न किया तो मेरे पास गुड्स आया, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट, बैड डेट हुआ, डेटर कम हो जाएगा 5,000। बैड डेट रिकवर हो गया, नहीं आएगा। क्यों? डेटर से पैसा आया ना। सर लास्ट ईयर आपने डेटर को राइट ऑफ कर दिया था, मतलब अब वो आपका डेटर था ही, तो अगर उससे कुछ पैसा आया है तो उससे डेटर अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। इसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, इसका डेटर से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये 5,000 बैड डेट, 2,000 बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा। तो इसके बाद भी मेरा बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड में 62,000, और ये 62,000 क्रेडिट साइड में, क्रेडिट मतलब डेटर से कुछ मिला, कुछ भी मिला, तो यहां हो गया बाई कैश बैलेंसिंग फिगर। मैंने बोल ही दिया था कि भैया डेटर से कैश कलेक्शन कितना हुआ है वो बताओ, क्वेश्चन में क्या रहेगा ये भी नहीं बताएगा। तुमको एनालाइज करना है डेटर अकाउंट। तुम बोले सर ओपनिंग है, सेल है, रिटर्न है, डिस्काउंट है, क्लोजिंग है, बैड डेट है, सब कुछ है, डेटर से साल में कितना कलेक्ट हुआ वो बताया ही, तो जो अमाउंट है वो मेरा क्या हुआ है? कलेक्ट हुआ है, वो मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन में बोल दिया था अमाउंट कलेक्टेड निकालो, हो सकता है तुम जब क्वेश्चंस में करो वहां पे बोले ही नहीं अमाउंट कलेक्टेड निकालना है, तुम खुद डेटर अकाउंट बनाओ और जज करो कि जो फिगर बचा है वो फिगर क्या हो सकता है। क्लियर है बात? ये जजमेंट हम लोगों को सीखना, और ये जजमेंट कैसे सीखते हैं पता है? जब आपको डेटर अकाउंट के बेसिक एलिमेंट्स पता हो कि सर डेटर है तो पूरे साल भर में कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा। जब हमको इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया पैसा आने का, मतलब वो डिफरेंस क्या है? जो पैसा हमको डेटर से मिला है। बेसिक एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू डेटर्स। क्लियर है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल बी, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्स रिसीवेबल जानते हो क्या होता है? हम लोग अपने डेटर के ऊपर टू एक्नॉलेज कि वो मुझे फ्यूचर में पैसा देगा, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल।
जब हम डेटर पे ड्रॉ करते हैं मतलब मेरे को पैसा मिलेगा, इसीलिए मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, और उस सामने वाले के लिए बिल्स पेएबल क्योंकि उसको पैसा देना है। तो जो आदमी बिल ड्रॉ करता है जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जो आदमी उसका पैसा पेमेंट करेगा फ्यूचर में उसके लिए बिल्स पेएबल। अभी क्योंकि मैं एसेट में हूं तो मैं रिसीवेबल की बात करूंगा, पेएबल की बात। पेएबल मतलब लायबिलिटी, कोई चीज का अगर आपको पैसा देना है दैट इज अ लायबिलिटी, और कोई चीज का आपको अगर पैसा मिलेगा दैट इज एन एसेट। बेसिक चीज। आजा, ओपनिंग बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल 20,000 रुपया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल 8,000 रुपया। बिल रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, हमने बिल ड्रॉ किया तो बिल वाला एसेट बढ़ जाएगा। हमने बिल ड्रॉ किया तो हमारे पास नए बिल्स आएंगे, बिल वाला एसेट बढ़ जाएगा। फिर बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड, इंडोर्स मतलब समझते हो, हमने अपने क्रेडिटर को वो बिल दे दिया, अब वो पैसा कलेक्ट करेगा 10,000। फिर इसके बाद बिल रिसीवेबल कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, कलेक्टेड, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 40,000। डन। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड ₹10,000 एट ₹9,500। डिस्काउंटेड क्या होता है जानते हैं? हम लोग बैंक से बिल डिस्काउंट करा के बैंक से एडवांस ले लिए, बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। अब वो फ्यूचर में जाके कलेक्ट कर लेगा अपने हिसाब से, हमको बिल से कोई मतलब, हमने उस बिल का पैसा रिसीव कर लिया, बैंक के पास बिल है, वो ड्रॉई से जाके पैसा ले लेगा। प्रिपेयर बिल रिसीवेबल अकाउंट, प्रिपेयर बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल एसेट है, मेरे पास आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट, कम हुआ तो क्रेडिट। हो सकता है अकाउंट टैली ना करे, नहीं कर रहा है, तो जो डिफरेंस आया उसके बारे में सोचिएगा। पहले जो डिफरेंस आया उसका अमाउंट लिख लो, जिस साइड भी डिफरेंस आया, फिर उसके बारे में सोचने का कोशिश करो कि और क्या हो सकता है बिल्स के साथ। देखो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है मतलब बिल आया होगा उसके बारे में सोचे, क्रेडिट हो रहा है मतलब बिल्स कम हो रहा है, वो कोई कारण से हो सकता है, उसके बारे में सोचे। वो भी हो सकता है, बट जनरली जब वो सब ना बोले तो बेसिक क्या होगा? 2,000 का बिल डिसऑनर आ रहा होगा, क्रेडिट साइड में 2,000 का डिफरेंस आ रहा है बिल अकाउंट में। मेरे पास ओपनिंग, सुन ले, ओपनिंग बिल्स कितना था वो इंफॉर्मेशन है, इस साल डेटर से कितना बिल आया वो भी मेरे को पता है, कितना पैसा मिल गया, कितना डिस्काउंट कराया, कितना क्रेडिटर्स को दिया वो भी पता है, क्लोजिंग भी पता है, तो भी डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है साल भर में कुछ डेटर अपना बिल रिसीवेबल का पेमेंट नहीं किया हो, तो वो बिल डिसऑनर हो सकता है। अच्छा बात बोला बच्चा, सर हो सकता है हमने बिल्स कलेक्शन के लिए भी भेजा हो।
एक बिल्स फॉर कलेक्शन जानते हैं? हमने कलेक्शन के लिए बिल भेज दिया, सर उसका पैसा बैंक लेकर आएगा फ्यूचर में। वो सब चीजें तब अज्यूम करें जब क्वेश्चन उनके बारे में कुछ बोले। जब कुछ नहीं बोले तो हम लोग अपना नॉर्मल बात करेंगे, सर 2000 रुपए का बिल का हिसाब नहीं मिल रहा है, हो सकता है सर कोई डेटर मेरे को पैसा नहीं दिया हो और बिल डिसऑनर हो गया हो। फर्स्ट अजम्पशन यही लीजिए, क्योंकि ये अजम्पशन क्या है, रेगुलर चलने वाला बेसिक बात का अजम्पशन है। हो ही सकता है कि कोई बिल की मैच्योरिटी पर आप डेटर के पास गए और डेटर पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सर मान लो सब कुछ दे देता, सुनना ध्यान से, ये छुपा लेता, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन, कितना बिल ड्रॉ हुआ है वही नहीं बताता, तो फिर मेरा अजम्पशन हो जाता कि भैया इतना, वो डेबिट साइड में डिफरेंस आता। तुम जब सब कुछ लिखते तो डेबिट साइड में डिफरेंस आता 48,000 का, फिर तुम बोलते सर डेबिट साइड में मतलब बिल मेरे पास आया है जिसका इंफॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ नहीं है, तो फिर मैं बोलता ये बिल ड्यूरिंग द ईयर हमने डेटर्स के ऊपर ड्रॉ किए हैं। बट यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, क्रेडिट साइड में 2000 का डिफरेंस आ रहा है, विच इज सिग्निफाइंग कि कुछ बिल ऐसे हैं जो डिसऑनर हो गए जिसके बारे में मेरे को पता नहीं है। हम लोगों को अकाउंट को एनालाइज करना सीखना होगा कि अगर कुछ चीज के बारे में मेरे को नहीं पता है तो भी हम समझ सके कि वो शायद कहां से आया होगा। जैसे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट मैंने पूरा बना लिया, डेबिट साइड में 5000 आ रहा है, अभी भी डिफरेंस, तो सर मतलब कहीं से पैसा आया है। अब आप देखो क्या चीज आपके पास इंफॉर्मेशन मिसिंग है। क्वेश्चन हिंट दिया होगा, क्वेश्चन कुछ बताया होगा, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तुम्हारे पास देखो कैसे होता है, मैं तुमको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो तुम हर दिन की कैश बुक बनाते हो, हर दिन की, एवरी डे। सुबह तुम्हारे पास 10,000 था, तुमने लास्ट डे रात को मिलाया था, 10,000 रुपया तुम्हारे पास था। पूरे दिन में पैसा आया, पैसा गया, वो तुम लिखते गए, कॉपी में लिखते गए। लास्ट में जाके बैलेंस देख रहे हो, बैलेंस एज पर तुम्हारा हिसाब से 10,000 रुपया था, इतना रुपया आया, इतना रुपया गया, बचना चाहिए 15,000। बट तुम जब गल्ला खोल रहे हो तो तुमको 12,000 ही दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ 3,000 रुपया हमारे यहां से निकला है जिसके बारे में हमको पता करना पड़ेगा। यही तो मिसिंग फिगर होता है। रियल लाइफ में भी मिसिंग फिगर होते हैं। जब हमको कोई चीज का ट्रांजैक्शन किया बट मैं उस समय लिखा नहीं हड़बड़ी में, तो वो मेरे से छूट गया और 3,000 रुपए का हिसाब। जैसे मेरी भाभी घर में क्या होता है, हम लोग के घर में एक रोकड़ का सिस्टम होता है। मतलब घर में ऐसा नहीं होता जैसे पैसा जो भी होता है वो तो अलमारी में रहता है, पापा की अलमारी में रहा। अब घर के रेगुलर यूज के लिए पैसा चाहिए तो बार बार तो जाके निकालेंगे नहीं, तो पापा क्या करते हैं, हर हफ्ते शुरू में भाभी को 10,000 रुपया दे देते हैं। बोला जो भी तेरा खर्चा हो तो इससे करना, बस लिखते जाना क्या चीज का खर्चा हुआ है, ताकि पैसा इधर उधर ना हो, क्योंकि घर में 10 जन आते हैं तो अगर इधर उधर हो रहा है तो उसके बारे में पता चलना चाहिए। अब भाभी क्या होता है, जैसे नॉर्मल घर पे काम कर रहे हैं, अब कोई आया ब्रेड लेके आया, वो 50 रुपया लेके गया, भाभी लिख दी तो याद रह जाएगा, हिसाब मिल जाएगा। अब मेरे को, मैं सुबह निकला, भाभी को बोला भाभी 500 रुपए दो हाथ खर्चे के लिए, भाभी ने 500 रुपया दिया, भाभी लिखना भूल गए। अब डे एंड पे हिसाब मिलाने बैठ रहे हैं, सब कुछ हो गया तो भी 500 रुपया कहां गया पता। फिर भाभी हम लोग को मैसेज डालती है हम लोग के घर के ग्रुप में, कोई पैसा लिया था क्या बताओ। नहीं, वो हिसाब तो मिलाना पड़ेगा आपको, घर पे भी मिलाना पड़ेगा, बिजनेस में भी मिलाना पड़ेगा। ये मिसिंग फिगर्स आपको रियल लाइफ में भी दिखाई देंगे, और ये होता है आपके घर पे भी होता होगा ऐसा, अगर आप लोग ये रोकड़ का सिस्टम मेंटेन करते हैं। मारवाड़ी घरों में होता है, 1-1 रुपए का हिसाब मेंटेन किया जाता है, और ये गलत नहीं है। तुमको कभी कभी लगता होगा यार 100 रुपया भी पापा से पूछ के लेना पड़ता है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम्हारे अच्छे के लिए, ताकि तुम जब बड़े हो तुम भी वो हिसाब मेंटेन करो और तुम्हारे पैसे इधर उधर ना हो। ये हमारे घर में सिस्टम है। किसके किसके घर में ये सिस्टम है? मैक्सिमम बच्चों के हाथ उठ रहे। तो मतलब ये सिस्टम रेगुलर बेसिस पे आप घर पे देखते हो, यही सिस्टम हम लोगों को अब क्वेश्चंस में यूज करना है। हाँ, बात समझ में आया? तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है ना 2000 का, इसको आपने सही एनालाइज किया कि ये 2000 का बिल डिसऑनर हुआ है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं गई है। अब मैं अगर क्वेश्चन में ऐसे ही लिख देता कि सम बिल्स हैज बीन डिसऑनर्ड बट द अमाउंट इज नॉट नोन, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहता कि वो जो 2000 आया है वो फिर डिसऑनर ही। कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो बता देते हैं, कुछ खराब क्वेश्चन होते हैं जो एकदम साइलेंट रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चन से डर लगता है क्योंकि बच्चा एग्जाम में जाके फंस जाता है। हम क्या अज्यूम करें? अजम्पशन लेते समय दिमाग को स्थिर रख के सोचना कि क्या हो सकता है वो डिफरेंस, हड़बड़ी में मत सोचना। तो मैं बिल रिसीवेबल का देख अकाउंट बना रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बोल कितना था? 20,000।
क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी 8,000। बिल ड्रॉ किया टू डेटर्स, हम लोग डेटर पे बिल ड्रॉ किए 50,000। फिर इसके बाद बिल इंडोर्स कर दिया, चला गया बिल मेरे पास से। बाई क्रेडिटर 10,000। सर ये बाई क्रेडिटर आप कैसे लिख देते हो? हम लोग लेजर में पता है क्या करते हैं, अगर बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम लोग उसको क्रेडिट ही करते हैं। रेफरेंस किसका आता है? ऑपोजिट का। ये बिल हमने किया क्या? क्रेडिटर को दिया, तो चुपचाप बाई क्रेडिटर लिख दो। ये बिल आया कहां से? डेटर से आया, तो क्या लिख दो? टू डेटर लिख दो। उसमें सोचने का नहीं है सर वहां पे क्या आएगा। तुम देखो वो बिल आया कहां से है, गया कहां है, आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है। कुछ कुछ चीजों में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे डिजॉनर में अब बाई डिजॉनर नहीं लिखते हैं, फिर तुमको याद रखना पड़ेगा इसमें क्या एंट्री होगा। अदरवाइज बहुत बेसिक है, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो वहां पे टू डेटर आएगा, वहां सोचने का भी दरकार नहीं है। डन है। कैश टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसका नाम ड्राइंग्स है, ये तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, पैसा आ गया बाय कैश, बिल रिसीवेबल कम हो गया, घर पे पैसा आ गया। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय बैंक, पैसा आया डिस्काउंट करवा के 9.5, एंड बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस, चार्जेस कितना लगा? 500। टोटल बिल कितने का था? 10,000, जिसमें 9,500 घर पे पैसा आ गया और 500 रुपए का चार्ज लगा। सर हम इसको बाई बिल डिस्काउंटेड नहीं लिख सकते? नहीं लिखना चाहिए, फिर समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में कि इसका डबल एंट्री कहां करें। अब इसके बाद इसका डबल एंट्री होगा तो जो पैसा आया वो बैंक अकाउंट में जाएगा, जो खर्चा है वो डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा। वो डबल एंट्री करने के लिए प्रॉपरली लिखना पड़ता है, क्योंकि तुम यहां पे बाई बिल डिस्काउंटेड अकाउंट लिखोगे तो तुम फिर एक नया अकाउंट क्या बनाओगे? बिल डिस्काउंटेड। वो क्यों बनाना है अकाउंट नया? बिल डिस्काउंट करा के हुआ क्या सर? पैसा आया तो सीधा बैंक में दिखा, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट बनाने का दरकार नहीं है। अभी भी सब कुछ करने के बाद ना क्रेडिट साइड में 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 2,000 क्या है ये सोचना है। सर क्रेडिट साइड मतलब बिल रिसीवेबल कम होगा, कम क्या कारण से हो सकता है? सर कलेक्शन बता दिया हमको, क्रेडिटर को कितना दिया वो सब बता दिया, तो सर एक चीज बचा कि हो सकता है कुछ बिल डिजॉनर हुआ हो जिसका डेटर से पैसा, डिजॉनर मतलब मैच्योर हो गया बट डेटर ने पैसा, जो पैसा दे दिया वो तो कैश में आ गया, जो नहीं दिया वो डिजॉनर हो गया। इसको मैं लिखूंगा बाई डेटर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 2,000 रुपया। हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिखने की आदत डालो, नहीं तो घर जाओगे और खोजोगे 2,000 आया कहां से। बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा ये मैंने कैलकुलेट किया है। क्लियर है बात? सुनना, डेटर और बिल रिसीवेबल का बेसिक अकाउंटिंग क्लियर है, बेसिक है ये, और अभी एडवांस सीखेंगे। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके तुमको दे रहा हूं बनाने, तुम दोनों अकाउंट बनाओगे, डेटर और बिल रिसीवेबल को। सुनना, कौन सा अकाउंट सेकेंडरी, कौन सा अकाउंट प्राइमरी? डेटर अकाउंट प्राइमरी, बीआर अकाउंट सेकेंडरी। सर प्राइमरी सेकेंडरी कैसे डिसाइड करते हो? अरे भैया बीआर डेटर से निकला है तो बीआर इज सेकेंडरी एंड डेटर इज प्राइमरी। जब भी एनालिसिस का बात होगा ना, पहले बिल रिसीवेबल को चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है बिल रिसीवेबल में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो किसको इफेक्ट करे? डेटर को। फिर डेटर को चेक करना। जब दो लेजर अकाउंट होंगे जो आपस में कनेक्टेड है, जब आप बंद करोगे ना लेजर अकाउंट को, बंद करने से पहले थोड़ा सोच लेना, हड़बड़ी में बंद करोगे तो हो सकता है तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन को रिलेट ना हो पाए। जब भी बंद करने की बात आएगी पहले किसके बारे में सोचोगे? सेकेंडरी अकाउंट के बारे में। सेकेंडरी कौन है? बिल रिसीवेबल। और उसके बाद किसके बारे में सोचोगे? डेटर। बट अगर मान लो बिल रिसीवेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो पहले फिर किसको देखेंगे? डेटर। उसके बाद देखेंगे बिल रिसीवेबल का क्या करना है। आपको लेजर अकाउंट में कनेक्शंस भी पता होने चाहिए कि किस तरीके से लेजर अकाउंट्स एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे साथ, नंबर सी। नंबर सी में मैं आपको असिस्ट करूंगा, डी आप खुद करेंगे। नंबर सी में सबसे पहले आपको बैलेंसेस दिया हुआ है 1/4/2021, 31/3/2022। डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 70,000, 80,000। बिल रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है 8,000, 5,000।
ये आपको बैलेंसेस पहले ही बता दिए। लेजर इजी हो जाता है जब बना क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं रहता, क्योंकि फिर हमको पता है निकलेगा क्या अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस। तो वो सब मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सबसे इजी काम है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बाई एक करके लिखते जाए। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 2 lakhs, out of which 20% is cash sales. तो 80% क्या हो गया रे? टोटल सेल्स मतलब कैश प्लस क्रेडिट। अगर कैश बता दिया तो बैलेंस 80% क्या हो गया? क्रेडिट सेल हो गया। नंबर बी, सेल्स रिटर्न 4,000। नंबर सी, कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, कलेक्शन फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल 25,000, 25,000। डिस्काउंट अलाउड 4,000। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स पे, डिस्काउंट अलाउड कुछ नहीं बोले, वो डेटर्स पे है ना नॉर्मल। अगर बिल पे डिस्काउंट होता है तो उसको हम लोग रिबेट ऑन बिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबेट ऑन बिल्स। जब मैं डिस्काउंट अलाउड नॉर्मल लिख रहा हूं मतलब ये डेटर से डिस्काउंट अलाउड रिलेटेड है। नंबर ई, बैड डेट्स ₹2,000, फुल स्टॉप। प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सुन, एक बार बनाना नहीं है मेरे साथ। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में जिसके बारे में आपको ना पता हो? अगर है तो पूछ लो। क्या? वो नहीं, क्या वो तो मिसिंग फिगर निकालेंगे। मैं बोल रहा हूं जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आए? सारी बात समझ में आई, इंग्लिश समझ में आई? आइए हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे। दीदी पहले ही आंसर बोल दी। डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ। नेक्स्ट वाला तुम करोगे, उसमें और गंदगी देंगे। डन? लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, दोनों अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आप लेकर आएंगे। दोनों साथ में बनाना है, एक के बाद एक नहीं बनेगा क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड अकाउंट है। एक के बाद एक बनाएंगे तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, दोनों साथ में बनेगा बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड। बात समझ रहे हैं? तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं बना पाएंगे आप। डेटर 70, बिल रिसीवेबल 8, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बाई बैलेंस सीडी, डेटर्स 80, बिल रिसीवेबल कितना बोल? 5,000। डन? पहला ट्रांजैक्शन अच्छे से पढ़ो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल कर दो। रेलिवेंट मतलब जो डेटर और बिल रिसीवेबल से रिलेटेड हो। क्रेडिट सेल कितना? 1,60,000। बच्चा बोल रहा है सर क्रेडिट सेल 1,60,000, सबको समझ में आया? 2 लाख का टोटल सेल है जिसमें 20% कैश है, तो क्रेडिट कितना हुआ? 80%। 80% मतलब 1,60,000। क्रेडिट सेल मेरे लिए रेलिवेंट है, डेटर अकाउंट में आएगा। 2 सेल्स, डेटर बढ़ जाएगा 160। 2 लाख का 80%, ऐसे लिखो ब्रैकेट में। थोड़ा डिटेल्ड आंसर करना सीखो, इट विल हेल्प यू वाइल स्टडिंग एंड एग्जामिनर वाइल चेकिंग योर पेपर। 2 लाख का 80%, 160। आगे सेल्स रिटर्न 4,000, बोलो। डेटर अकाउंट, डेटर कम हो जाएगा, माल वापस कर दिया वो। सेल्स रिटर्न 4,000। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का पैसा आ गया बाई कैश 25,000। डन? नेक्स्ट, बाई डिस्काउंट अलाउड कितना? 4,000। बाई बैड डेट्स
2000। अब तुमको देख जर्नल याद होने का दरकार ही नहीं है। डिस्काउंट बैड डेट डेटर को इफेक्ट करता है, यस और नो? यस। वो डेटर को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो हमने डेटर अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। हमको जर्नल एंट्री याद करने का दरकार नहीं है। यहां पर हो गई बात खत्म। सुनना, डेटर्स में, डेटर्स अकाउंट को अगर देखो तो कौन कौन सी कॉमन चीजें ऐसी हैं जो तुमको नहीं मिल रही हैं डेटर्स में? परचेज, उनको दो दीदी को, उनको डेटर्स में परचेज लाना है अभी। क्या दीदी बोलो? डेटर का कलेक्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब डेटर से, अगर डेटर है तो साल भर में कुछ तो पैसा आया होगा। कलेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? और सर बिल रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन है, बट कितना बीआर ड्रॉ हुआ है उसके बारे में पता? डेटर में दो इंफॉर्मेशन अभी मेरे को सामने सामने मिसिंग दिख रही है। एक कैश कलेक्शन बिल्कुल नहीं पता। सुन, बच्चा बोलेगा सर हो सकता है इस साल ना हुआ हो। अगर ऐसा है तुम्हारा डेटर जो पूरा साल चला गया, एक जन भी पैसा नहीं दिया, तो तुम्हारा बिजनेस में हालत खराब है। तुमको बिजनेस में फ्यूचर में सॉल्वेंसी की पोजीशन में प्रॉब्लम आएगी, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगी। माल बेच रहे हैं बट पैसा नहीं आ रहा है। जब माल बेचते जा रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर में लिक्विडिटी का इश्यू आएगा कि नहीं आएगा? लिक्विडिटी मतलब पैसे का क्रंच हो जाएगा। जब कैश चाहिए होगा तुम्हारे पास कैश नहीं रहेगा। तो यहां पे दो चीजें बाकी है मेरे पास। और भी बहुत कुछ हो सकता है सर और भी बहुत कुछ क्या हो सकता है सर? कुछ बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ होगा वगैरह वगैरह, वो सेकेंडरी चीजें है। पहले प्राइमरी के बारे में सोचो, जो सामने सामने दिख रहा है कि नहीं दिया हुआ है। कैश कलेक्शन मिसिंग है और बिल रिसीवेबल है, बट कितना ड्रॉ हुआ है उसके बारे में कुछ पता? और बिल रिसीवेबल अकाउंट में अगर देखोगे ना, एक अभी भी अकाउंट मैच नहीं हुआ है, डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड में 22,000 का, डेबिट साइड में 22,000 का, मतलब कुछ बिल हमारे पास आया है जिसका इंफॉर्मेशन वो दिया। सर यही वो बिल होंगे जो डेटर ने हमारे ऊपर या हमने डेटर के ऊपर ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले मैं इस अकाउंट को बंद करके बिल रिसीवेबल ड्रॉन का वैल्यू निकाल लूंगा। ये निकल गया बिल्स ड्रॉन, जिसके बारे में मेरे को बताया नहीं गया था क्वेश्चन में। सर ऐसा क्यों ले रहे हो आप? हो सकता है सर कुछ बिल डिसऑनर भी हुआ हो। तुम अगर उतना सोचोगे तो फिर तो तुम अकाउंट बंद ही नहीं करने दोगे। तुम बोलोगे सर बिल डिसऑनर भी हुआ होगा, बिल डिस्काउंटिंग भी हुआ होगा, फिर तो हम लोग आगे काम ही नहीं कर सकेंगे। हमको कहीं जाकर तो अपने आप को रोकना। जब तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुमको लग रहा है 10 इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो पहले देख मिसिंग किस साइड है। मिसिंग डेबिट साइड में है, और डेबिट साइड में बिल अकाउंट में तो वही आएगा ना कि कितना बिल हमने इस साल ड्रॉ किया है। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता तो डिसऑनर हो सकता था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट जब डिफरेंस डेबिट साइड में है तो उनके बारे में सोचने का दरकार नहीं है। अब ये 22,000 का डबल एंट्री मैं कैसे करूं बताओ? बाई बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो डेटर अकाउंट में कहां डिफरेंस बचा? क्रेडिट साइड में 2,30,000, 2,30,000, 1,18,000। अब ये क्या हो सकता है? कैश कलेक्शन। सर डेटर है तो कुछ पैसा दिए होंगे, हमको बताया नहीं गया है, तो सर यही कैश कलेक्शन होगा। कैश कलेक्शन 1,18,000। वेरी गुड। पहले बताइए इंटरलिंक्ड अकाउंट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वो समझ में आया? डेटर बिल रिसीवेबल ऐसे अकाउंट है जो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप बंद करते समय या बात करते समय इन दोनों को साथ में नहीं देखोगे तो तुम इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे, बंद करोगे, सब गलत हो जाएगा। हमेशा हम लोग इन दोनों को एनालाइज करके फिर बात करेंगे कि क्या चीज कैसे क्लोज करेंगे। जनरली सेकेंडरी अकाउंट्स को पहले बंद करना चाहिए, सेकेंडरी अकाउंट्स बिल रिसीवेबल, और प्राइमरी अकाउंट्स उसके बाद, क्योंकि हो सकता है सेकेंडरी अकाउंट से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन निकले जो प्राइमरी अकाउंट को इफेक्ट करेगी। जैसे अगर मेरे पास कैश और डेटर अकाउंट है, कैश और डेटर अकाउंट कौन सा प्राइमरी है? कैश, क्योंकि सर कैश ऐसी चीज है जो हर चीज से इंटरलिंक्ड है।
तो पहले डेटर को बंद करो, हो सकता है डेटर से कोई कलेक्शन निकले जो कैश में जाए, फिर कैश को बंद करो, नहीं तो आपका कैश अकाउंट गलत इंफॉर्मेशन देगा। ये इंटरलिंक्ड अकाउंट जब भी बनाएंगे आप हमेशा बंद करते समय ध्यान देंगे। अब सुनना, डेटर और प्लांट मशीनरी अकाउंट, डेटर और प्लांट मशीनरी अकाउंट सर इनका कोई लिंक ही नहीं है, तो इनको बंद करते समय एक दूसरे को देखने का दरकार। प्लांट मशीनरी अलग सोचो, डेटर अलग सोचो, क्योंकि डेटर का प्लांट मशीनरी से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप अकाउंट्स ऐसे बना रहे हो जो आपस में लिंक्ड है, बंद करते समय दोनों को प्रॉपरली चेक कर लेना, उससे पहले बंद मत करना। ये कैसे हम लोग सोचते हैं क्या आएगा, ये थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, बेसिक्स कर रहे हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे तो और डेप्थ में जाएंगे, हर एक चीज को और प्रॉपरली समझेंगे। बट बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आप चालू भी नहीं कर पाओगे। एक एग्जाम्पल अब तुम करोगे, एग्जाम्पल डी। ये एग्जाम्पल तुमको करना है प्रॉपरली। हमको बैलेंस दिया हुआ है पर्टिकुलर्स 1/4/2022, 31 मार्च 2023, डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का। बोलना शुरू करूं। डेटर 7068, बिल रिसीवेबल 10,000, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब नहीं पता हमको, मतलब आपको लेजर बना के बताना पड़ेगा कितना बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है बात। नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लिखते जाए। थोड़ा गंदगी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपका ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर रहे। मैथमेटिक्स, टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 1,20,000, फुल स्टॉप। क्रेडिट सेल्स is more than cash sales by 20%. Credit sales is more than cash sales 20% मत लो, by 40%, 40%। डन है बात, फुल स्टॉप। नंबर बी, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इधर लिखो ₹5,000, डिस्काउंट अलाउड 7,000, कैश कलेक्शन 80,000, 80 नहीं 1 लाख। नंबर ई, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 4,000। नंबर एफ, बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड 2,000। नंबर जी, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड 10,000, फुल स्टॉप। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। आपको 2 लेजर अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर डेटर अकाउंट एंड बीआर अकाउंट। डेटर अकाउंट, बीआर अकाउंट। कैश कलेक्शन ना 50,000 कर 40,000 कर देना, कैश कलेक्शन।
40,000। नहीं तो क्या है, उल्टा पुल्टा आंसर आने लगेगा और कुछ नहीं। अकाउंट्स को एनालाइज किए बिना बंद मत करना। कितना? कैसे निकाला? क्लोजिंग बैलेंस भी बाकी है। ओ, क्लोजिंग बैलेंस बता रहे क्या? लेटेस्ट का 16 क्या? क्या आ रहा है 16,000? तुम जो 16 फिगर बोल रहे हो वो क्या आ रहा है? कौन कौन बच्चा कैश और क्रेडिट सेल नहीं निकाल पा रहा है? सच सच बताने का, चीटिंग करके नहीं करने का। कितना आया कैश सेल? कैश सेल कितना आया? 50। 50 को छोड़ के किसी का और किसी का कुछ आया? 84 आया जैसे एक बच्चे का। 84 क्रेडिट सेल्स आया। अब एक बार जो लाइन लिखा है ना, जो तुम लोग आंसर बोला, अब उस लाइन से क्रेडिट सेल इज मोर देन कैश सेल बाई 20%। तो एक बार कैश के बाई 40%, कैश सेल के ऊपर 40% ऐड करो, तो जो तुम्हारा कैश सेल आया उस पर 40% ऐड करो। क्या वो मैच कर रहा है तुम्हारे आंसर से? पढ़िए अच्छे से।
समझो बात को, एक सेकेंड, बातचीत बंद। वेरी गुड यश गुप्ता, सुनना ध्यान से। जिन बच्चों का जो भी आंसर आया है, आपका कैश क्रेडिट कुछ भी आया है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? क्रेडिट सेल इज मोर देन कैश सेल बाय 40%। एक बार कैश सेल के ऊपर 40% मार के चेक तो करो, क्रेडिट उतना तुम्हारा आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है मतलब गलती है, कुछ बात करने का ही नहीं है इसमें, तुम खुद चेक कर सकते हो तुम्हारा सही है कि गलत है। तो जिनका 50,000 कैश सेल आया है और 70 क्रेडिट आया है, 50 के ऊपर 40% जोड़ो तो 70 आ रहा है, मतलब वो आंसर सही है। और जिनका 3684 आ रहा है, 36 के ऊपर 40% जोड़ो, 84 आ ही नहीं सकता, मतलब वो गलत है। 120 का नहीं, आप सही से पढ़ो क्या लिखा है। मैंने ये नहीं बोला क्रेडिट सेल इज 40% ऑफ टोटल सेल, मैंने बोला क्रेडिट सेल इज मोर देन कैश सेल बाई 40%। तो पहला तो बच्चा छोड़, हाँ हाँ, बातचीत बंद। बच्चा लोग इधर, पहले तो अकाउंटिंग से पहले थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ के कैश सेल क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं। सबसे इजी तरीका है 100 पकड़ के कोई भी चीज को करना। कभी भी ये परसेंटेज का चक्कर आता है ना, 100 पकड़ के कैलकुलेशन किया करो। कुछ बच्चे एक्स पकड़ के भी करते हैं, बट मेरे को क्या है ना, एक्स पसंद नहीं है अब। अरे नॉर्मल एक्स वाला पसंद नहीं है, वो तो बहुत पसंद है ना। एक्स तो आज भी एक्स ही है भाई। कौन? भाभी नहीं, भाभी वीडियो नहीं देखती। और जो आप लोग मेरे को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं कि सर ये वीडियो का पोर्शन काट के भाभी को दिखा देंगे, ये गलत बात है। सुनना, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, देख एकदम सिंपल बात बोल रहा हूं। लाइन क्या लिखा था एक बार पढ़ तो, क्रेडिट सेल इज मोर देन कैश सेल बाई 40%। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर कैश सेल 100 रुपया है तो क्रेडिट सेल इससे 40% ज्यादा यानी 140। क्या इतना बात लिख सकते हो? तो अगर 100 रुपया कैश और 140 क्रेडिट, तो टोटल सेल्स 240। तुमको टोटल सेल का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको 240 का वैल्यू दिया हुआ है, बोलो कितना? 1,20,000। तो क्या तुम इससे क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे करोगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 140, बोलो कितना आएगा? 70,000। कुछ सुने तो नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्स वो एलजेब्रा, अरे यही वाला था भाभी। ठीक है, 5 मिनट। तुम लोग दोस्त हनु, यही तो कंपैटिबिलिटी है भाई। अभी इतना इतना बात बिगड़, तुम लोग से हम कभी कभी बात ही नहीं करवाएंगे तुम लोग को। बहुत गलत आदमी लोग हैं तुम लोग ऐसे भाई का घर उजाड़ देगा। हम दोनों को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे थे, मतलब तुम लोगों को क्या क्या जलन है बताओ, क्या प्रॉब्लम है इससे? अगर कोई इंसान, अभी देखो ये सब बात मत करो, अभी 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 ये सब गंदा गंदा बात मत करो, हम ये सब नहीं जानते हैं। अभी भी मैं जानता हूं ना अपनी वाली को, वो अभी सुनेगी क्या बोल रहा था। ही इज नॉट लेस देन एसीबी प्रद्युमन। हमेशा कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्या बोल रही हो? ये भी सुना इधर, ये तो तारीफ हुआ ना, हमने उनको एसीबी बनाया, खुद मुजरिम है हम लोग। लड़का लोग का यही स्टेटस है भाई, क्योंकि हम लोग है ही ऐसे। दीदी लोग हमेशा शक करेगी हम लोग पे। हाँ, यही काम नहीं है, तुम्हारा हरकत ऐसा है।
कल देख रहे थे किसी और को पुचका खिला रहा था। हम बता दे रहे हैं, हम ऐसा कुछ चाहते नहीं है, बट हम बता दे रहे हैं। ए यार, व्हाट इज दिस? एनी पुचका, हाउ डज दैट मैटर? ए छोड़ो, आई डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लीव देम, छोड़ो, इधर आओ। सुनना, ये 140 क्रेडिट सेल समझ में आया कैसे निकाला? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया है तो पूछ लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लो सर ये कैसे हुआ, वापस बताइए। बोलो, सुन ध्यान से, बातचीत बंद कर रहे, सेकंड लास्ट बेंच। मैं बोल रहा हूं, पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो। वो बोला क्रेडिट सेल जो है वो कैश सेल का 40%, कैश सेल से 40% ज्यादा है। कभी भी परसेंटेज दिया हुआ रहे तो परसेंटेज हैज ऑलवेज बेस 100। अगर कैश को मैं 100 ले लूं तो मेरा क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? उससे 40% ज्यादा, यानी 100 प्लस 40% दैट इज 140। अगर कैश 100 है, क्रेडिट 140 है, तो टोटल सेल्स कितना हुआ? 240। अब यूनिटरी मेथड, मेरे को 240 का वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000, 240 का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब इससे अगर मेरे को क्रेडिट सेल निकालना है, सर आप क्रेडिट पहले क्यों निकाले? अरे मेरे को तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट ही चाहिए ना, मैं कैश सेल में क्यों जाऊं? तो मेरे को अगर क्रेडिट सेल निकालना है मतलब मेरे को 140 का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इफ 240 इज बराबर 120, देन 140 कितना होगा? बचपन में मैम यूनिटरी मेथड सिखाती थी। तो अगर 1,20,000 बराबर 240, तो 140 हो गया 120 बाई 240 इंटू 140, दैट इज 70,000। अगर ये तेरे को ऐसा लगता है ना सही है कि गलत, सर कैसे पता? एक 20 में क्रेडिट सेल 70 हो गया, तो कैश सेल 50। अब देख, उस इंफॉर्मेशन को वापस बोल, कैश सेल से क्रेडिट सेल 40% ज्यादा है, हाँ या ना? तो अगर कैश सेल 50 है, 50,000 के ऊपर 40% ऐड करो तो अपने आप 70,000 आ जाएगा। मतलब ये जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे 36 और 84 निकाले थे, मैं उनसे इस बात के लिए खफा नहीं होऊंगा क्योंकि उनका आंसर गलत आया, मैं इस बात के लिए खफा जरूर होऊंगा कि भाई तुम चेक नहीं किया वो 40% का रिलेशन। जब तुमको दिया हुआ था ये बात, तुम एक बार चेक तो करते कि वो एग्जैक्ट 40% इंक्रीज आ रहा है कि तुमने वही चेक नहीं किया और तुम वो आंसर निकाल के बैठे हो। बहुत बार क्रॉस चेक करना, क्रॉस रेफरेंस करना हमेशा इजी होता है, बच्चा देखता ही नहीं है, बिना इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करके आगे बढ़ जाता है। एंड दिस इज वाई सिली मिस्टेक्स टेक प्लेस। अगर कोई इतना सा बात चेक कर लेता तो उसका आगे डेटर अकाउंट, बीआर अकाउंट में गलती नहीं होता। सिली मिस्टेक्स इसी को बोलते हैं। क्लियर है बात? 50-70 हमको क्रेडिट सेल चाहिए था तो मैंने 70,000 कैलकुलेट कर लिया। सर एग्जाम में ऐसे वर्किंग्स बना सकते हैं, वर्किंग्स आप कैसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा वर्किंग एक्स को लेकर बनाना होगा, आप कैसे भी लेकर बना सकते हो। आपको एक्सप्लेन करना है सामने वाले को, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट क्रेडिट सेल। अब वो कैसे भी कैलकुलेट करो वो तुम्हारे हाथ में है। क्लियर है बात? अब इसी में सुन, आंसर डिफरेंट हो जाता अगर बोलता, अब अगर ऐसे ऐसे बोलता, सुनना, कैश सेल इज 20% लेस देन क्रेडिट सेल, कैश सेल इज 20% लेस देन क्रेडिट सेल, तो इंफॉर्मेशन को कैसे लगाते? सर अगर क्रेडिट सेल 100 है, क्रेडिट सेल, तो कैश सेल 80 है, उसके बाद फिर तुम कैलकुलेशन करते। जिसका भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा पहले उसको 100 लेना है। यही चीज उल्टा करके भी बोल सकता था, वो कैसे भी बोल सकता है तुमको। क्लियर है बात? डन। अब सुन, मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूं फटाफट। डेटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, डेटर अकाउंट, बीआर अकाउंट। बताओ ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? डेटर का 70 एंड बिल रिसीवेबल का कितना? 10,000। क्लोजिंग बैलेंस डेटर का 68, बिल रिसीवेबल का बोलो नहीं पता, लिख के रखो बट बोलो नहीं पता सर, अभी आएगा, बाद में चेक करेंगे कितना आएगा। नेक्स्ट मैंने क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर लिया, किस अकाउंट में जाएगा? डेटर अकाउंट में। 2 सेल्स 70,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बोलो किस अकाउंट में? डेटर अकाउंट में। बाई सेल्स रिटर्न
5,000। फिर इसके बाद डिस्काउंट अलाउड डेटर अकाउंट में, बाई डिस्काउंट अलाउड 7,000। नेक्स्ट कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर है, मैं लिखा नहीं, सॉरी, फ्रॉम डेटर, मेरी गलती, फ्रॉम डेटर लिखता हूं, 40,000 बाई कैश 40,000। आगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो बिल कम हो जाएगा, बाई डेटर 4,000। और डेटर अकाउंट में टू बिल रिसीवेबल, जब एक डेटर आपका बिल का पैसा नहीं देगा तो वो फिर से आपका क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो डेटर विल इंक्रीज जब बिल डिसऑनर होगा, बिकॉज आपको उससे पैसा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल इंडोर्स, बिल अकाउंट में बाई क्रेडिटर 2,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, बीआर का पैसा, बाई बिल रिसीवेबल, बाई कैश, सॉरी, बाई कैश कितना रुपया, 10,000। जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी इंफॉर्मेशन को लेजर अकाउंट में बैठा दिया। अब मेरे को लेजर को ना क्लोज करके फिगर्स कैलकुलेट करने हैं। पहले मैंने आपको बोला कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहिए, सेकेंडरी, सेकेंडरी क्लोज करना चाहिए यानी बीआर। बट बिल रिसीवेबल में ना इस बार पंगा है, क्लोजिंग बैलेंस भी बाकी है और कितना बिल ड्रॉ हुआ उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन, यानी दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कितना बिल ड्रॉ हुआ वो भी नहीं पता और क्लोजिंग भी। तो एक बार इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बंद करोगे ना तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आएगा, डिफरेंस इधर आएगा। यानी क्लोजिंग बैलेंस है बट हम उसको कैलकुलेट नहीं किए, इसीलिए अभी मैं इसको क्लोज नहीं कर सकता। डेटर अकाउंट को अगर देखोगे, ओपनिंग दिया, सेल्स दिया, कलेक्शन दिया, बैड डेट दिया, डिस्काउंट दिया, क्लोजिंग दिया, सब बता दिया। कितना बिल ड्रॉ हुआ उसके बारे में कुछ पता। तो इस बार सुन, बिल रिसीवेबल अकाउंट पहले बंद नहीं होगा, पहले डेटर अकाउंट, क्योंकि उसके बारे में मेरे को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। अगर सब कुछ बता दिया तो पहले मैं डेटर अकाउंट को क्लोज करके कैलकुलेट करना चाहूंगा कितना बिल इस साल ड्रॉ किया हमने अपने डेटर्स पर। 24,000 का बिल ड्रॉ किया, 24,000 का बिल हमने डेटर्स के ऊपर ड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर। आप चेक कर लो इंफॉर्मेशन, 24,000 का बिल ड्रॉ किया। क्वेश्चन में सब था, ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, कलेक्शन, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग, सब था। कितना बिल ड्रॉ किया वो बताया ही नहीं। सर आपको कैसे पता कुछ बिल ड्रॉ किया, क्योंकि डेटर अकाउंट देख के समझ में आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट देख के समझ में आ रहा है। बिल रिसीवेबल में डेबिट साइड में भी कम है और क्रेडिट साइड में भी क्लोजिंग बैलेंस बचा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बिल आया है जिसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब यहां पे बता, ये बीआर आ गया तो यहां कैसे लिखूं, टू डेटर्स 24,000, डेटर हो गया 24,000। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट को बंद कीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कीजिए, 18,000। क्लोजिंग बैलेंस जब आया तो बैलेंसिंग फिगर लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि लेजर से अगर क्लोजिंग बैलेंस आता है तो वही तो हम लेजर बना के निकालते हैं, तो उसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं भी लिखोगे चलेगा। बट उसको छोड़ के अगर कुछ भी आएगा तो आपको बैलेंसिंग फिगर वर्ड यूज करना है, नहीं तो घर जाके समझ में ही नहीं आएगा वो फिगर सर लाए कहां से। बैलेंसिंग फिगर लग दिया मतलब मैंने लेजर को बैलेंस करके वो फिगर निकाला है। बताइए क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन का सेल्स का कैलकुलेशन वाज गुड। लास्ट क्वेश्चन में मैंने सेल्स बहुत इजी दिया था, मैंने टोटल सेल दिया और बोला कैश सेल इज 20%, तो आप बोले क्रेडिट 80%, आपने फटाफट कैलकुलेट कर लिया। इस बार मैंने थोड़ा सेल्स के कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा घुमाया और जिससे ना कुछ बच्चों ने गलती किया। अब सुन, अपनी गलती कैसे पकड़ पाओगे क्वेश्चन को देख के, वो समझ में आया। सर अगर क्वेश्चन में कोई रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को अप्लाई करते तो समझ में आ जाता कि हमने जो किया है वो सही, जो 50-70 निकाला वो भी समझ जाता कि मेरा सही है, और जो 36-84 निकाला वो भी समझ जाता कि मेरा गलत है। हमेशा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है तो आप उसको कोरिलेट करके एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। इससे क्या होगा, सिली मिस्टेक्स जो होता है ना आपसे, वो सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत बार देख क्या होता है, सर तीन फिगर का एवरेज निकालना है, बातचीत बंद, 5, 7, 9 का एवरेज निकालना है। हमको पता है 7 आएगा, बट कभी कभी कैलकुलेटर में उल्टा पुल्टा लिखने के कारण ना, अगर मान ले एवरेज 12 आ गया
तो ये बेसिक चीज तेरे को रूल तो पता ही है कि एवरेज होगा छोटा और बड़ा क्वांटिटी के बीच में। अगर 12 मेरा आंसर आ रहा है, ये तो मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना है। 12 कैसे बोल सकता हूं, ये तो बड़ी क्वांटिटी के भी बाहर है। एवरेज जब भी होगा दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट। ये सब कुछ बेसिक्स पता होंगे ना, तो सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन के एरर खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको स्मार्ट बनाएंगी कि ये बेसिक चीज सर हमको पता है, ये सब गलती होगा तो हम पकड़ लेंगे। क्या आज आपको ये दोनों एसेट्स क्लियर है, कैश और डेटर्स? ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट हम लोग इस पे कर रहे हैं ना, ये आपको अब एक एक लेजर अकाउंट को एनालाइज करना सिखाएगा। कभी भी क्वेश्चन में कुछ अधूरा इंफॉर्मेशन है, उसको अगर पूरा करना है तो हम लोग हमेशा ये तरीके से काम करके पूरा कर सकेंगे। अभी मेरे को और भी एसेट डिस्कस करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट आपका फेवरेट स्टॉक, जिसमें आप भर भर के गलती करोगे। मेरे को स्टॉक समझाना पड़ेगा आपको। एक एसेट आएगा फिक्स्ड एसेट। ये दो एसेट डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग लाइबिलिटी में जा सकेंगे। तो गड़बड़ी नहीं है अपने को, जितने बेसिक स्ट्रांग रखेंगे उतना चैप्टर फटाफट होगा। क्लियर है बात? सर BR2 क्रेडिटर 2000 समझा दीजिए। बिल रिसीवेबल इंडोर्स दिया हुआ था क्या कुछ? इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल इंडोर्स क्या होता है? हमने अपने क्रेडिटर को बिल दे दिया। अगर क्रेडिटर को बिल दे दिया तो मेरा बिल रिसीवेबल वाला एसेट कम हो जाएगा और क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो मैंने बिल रिसीवेबल में बाई क्रेडिटर लिख दिया। तो ये BR2 क्रेडिटर नहीं है, ये क्रेडिटर टू BR है। डन? अब सुनिए, बहुत दिन से आप लोगों का ना एक टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन अराइज हो रहा था, हमें टैक्स कौन पढ़ाएगा? अमित महाजन सर, आप नाम जानते हैं, दैट इज वेरी गुड। एंड कब से चालू होगा टैक्स का क्लासेस? कल से। सर आप तो बता ही दिए। अभी क्या है ना, अमित महाजन सर को आप लोगों में से किसी ने देखा नहीं है। देखिए सर, हम लोग, अरे यार तुम लोग सब कुछ पहले ही कर लेते हो। हम तो सोचे हम तुमको सरप्राइज देंगे। सामने नहीं देखा है। अब ये तो नहीं देखे हो, सच सच बोलो, सामने नहीं देखे हो। एंड नंबर 2, वो क्या है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे? जाएंगे तो भैया घर ही जाएंगे, और कहां जाएंगे सर? तो आज ना सिर्फ 5 मिनट्स ऑफ माई 10-15 मिनट्स ऑफ माई क्लास, आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू अमित महाजन सर। हाँ, अमित महाजन सर आ गए और वो बहुत दूर से आए हैं। ही इज फ्रॉम लंदन, यूके। ओ सर, लंदन के सर हम लोगों को पढ़ाएंगे? यस, वो इंडिया के ही वासी है। बस कोई काम काज के चक्कर में वो यूके गए थे। अभी भी वो यूके, उनके वाइफ यूके में ही रहती हैं एंड वो भी यूके ही रहेंगे, बट आपको पढ़ाने के बाद वो जाएंगे। आइए सर, सर को बुलाओ। ऑनलाइन 2 मिनट्स।
कुछ रिकॉर्डिंग चालू करना नहीं है, सब 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 रेडी है? ओके ओके परफेक्ट। ओके गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ भी चालू करने के पहले, इंट्रोडक्शन देने के पहले, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि अभी आपको तो मालूम है टैक्स पढ़ाने आया हूँ, डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स दोनों बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट आपके हिसाब से टैक्सेशन कैसा सब्जेक्ट है? अच्छा अच्छा है, अच्छा है, ये क्या आंसर हुआ? अच्छा, डिफिकल्ट है, इजी है? बिकॉज देखो, आपने अगर ये अटेम्प्ट, जो लास्ट अटेम्प्ट गया, अगर उनके लोगों को पूछा होगा तो डेफिनेटली सब घायल हो चुके हैं टैक्स में, डेफिनेटली सब लोग घायल हो चुके हैं और वो रिजल्ट पे भी दिखता है। तो डेफिनेटली टैक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एंड आई विल एंश्योर दैट दैट टैक्स विल बिकम योर वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स। अभी मैं फेवरेट सब्जेक्ट बोला तो अविनाश सर इधर ही बैठे खड़े, वो बोलेंगे अरे मैं इधर क्या जॉब छोड़ दूं क्या? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इट विल बिकम योर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स टैक्सेशन। तो हम लोग फर्स्ट कुछ भी चालू करने के पहले मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता हूं। माय नेम इज प्रोफेसर अमित महाजन। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लगता है चेहरे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। As far as my work experience is concerned, I was working in one of the big fours, that is EY. अगर आपने सुना होगा तो इंटर में जैसे आप आगे जाओगे आपको समझेगा कौन से कंपनीज है, कौन से बिग फर्म्स है, तो वो सब कुछ हम लोग आपको समझ जाएगा। उसमें मैंने टैक्सेशन में काम किया 6 साल। 6 साल टैक्सेशन में 2019 तक काम किया। 2019 के बाद मैंने छोड़ के पूरा प्रोफेशनल करियर शिफ्ट लिया मैंने, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग कंप्लीटली। I started with CA Final Tax. I teach CA Final Tax also, and along with that I teach CA Inter Tax, CA CA में दोनों। But वो जो 6 साल उधर सीट गरम किया ना, उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो टैक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, आपको जब भी वो टैक्स प्रैक्टिकली समझेगा ना, तभी आपको समझेगा कि अरे अरे ये टैक्स तो कभी सब्जेक्ट था ही नहीं, ये तो एक्चुअली ये एक स्टोरी है। मैं इतने सारे स्कैम्स में आपके सामने रखूंगा, इतने सारे केस लॉज में आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे ये तो फोड़ सकते हैं हम, और ये फोड़ने का काम मैं आपसे करवाऊंगा। 2 स्टेप से टैक्स क्रैक करने के लिए। स्टेप नंबर 1, इंटरेस्ट आना चाहिए, और वो जब तक इंटरेस्ट नहीं आता ना तब तक टैक्स क्रैक नहीं होता। वो एक सब्जेक्ट जैसा रहता है, 40 to 45 स्कोर कर पाओगे, बट एक बार इंटरेस्ट आना, एक स्टेप डन। वो इंटरेस्ट आने के बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी अप्रोच फॉलो करके पूरा टैक्स को पढ़ना पड़ता है, और वो सब कुछ हम ये क्लास में करने वाले हैं। ये क्लास में अभी 3 महीना मैं इधर ही हूं आपके साथ, मैं इधर ही रहने वाला हूं, क्लास में ही रहूंगा पूरा दिन। तो इसके लिए आपको कुछ भी बात करना होगा टैक्स के बारे में, या कुछ भी अगर आपको डाउट होगा, आई विल ऑलवेज बी देयर। स्टार्ट टू एंड सब कुछ सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर आप टैक्स पढ़ा के तो निकल जाओगे, अगर आप हम लोग को कुछ डाउट्स है तो क्या, तो अगर हम भूल गए तो क्या, मैराथन्स का क्या, मैराथन भी मैं लेने वाला हूं। और हमेशा ऐसे होता है दैट आपको भी एक रियलाइज हुआ होगा कि जब भी क्लासेस होते हैं तभी सब कुछ याद रहता है, जैसे क्लासेस खत्म, जब भी हम बुक्स ओपन करते हैं तभी ब्लैंक। देन हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्च करने के लिए भी आपको मेरा पेज मिल जाएगा। मेरे पेज पे मैंने स्टार्ट टू एंड सब रिवीजन वीडियोस डाल दिए हैं। अलॉन्ग विद दैट लास्ट टाइम आई हैड आल्सो इनकॉर्पोरेटेड वन कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स शॉर्ट्स। टैक्स शॉर्ट्स में क्या है ना कि एक मिनट में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और हम जब यूट्यूब पे जाते हैं ना, पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं, उसका टाइम कितना है। 20 मिनट खत्म, सवाल ही नहीं है। 20 मिनट कौन डालेगा, मेरे लाइफ के 20 मिनट्स में ये बंदे के लिए क्यों डालूं, ये ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने टैक्स शॉर्ट्स करके कॉन्सेप्ट निकाला, एक मिनट में क्विकली आपका एक रिवाइज हो सके। कैसे करेंगे, पूरा हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे ना, तभी मैं टैक्स शॉर्ट्स वापस जो जो नहीं हुए टॉपिक्स, वो टैक्स शॉर्ट्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा, और आपको बताऊंगा कि आज के दिन आपको ये 5 शॉर्ट्स देखने हैं, एक मिनट के। जब भी आज आते वक्त एक शॉर्ट देखो, लंच में एक शॉर्ट देखो, ऐसे एक दिन में 5 कॉन्सेप्ट्स आपके ऐसे ही दिन में कवर हो जाएंगे। राइट, इट इज बेटर देन स्पेंडिंग 5 मिनट्स एट अ टाइम। एक मिनट डाल के टैक्स शॉर्ट्स कंप्लीट करो, बराबर है। दैट इज द सेकंड इनिशिएटिव। थर्ड इनिशिएटिव, वो मैंने बोला कि आपका मेंटरिंग तो आपका इधर होगा। टैक्स क्रैक करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो हम लोग सब करेंगे, और लास्ट डे रिवीजन भी हम लोग करने वाले हैं।
करेक्ट है? ओके, ये तो अपना हुआ कि टैक्स हम कैसे करने वाले। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, 5 मिनट जस्ट दिया था सर ने, तो मैं बोला एक बार बता देता हूँ। टैक्स कंसल्टिंग भी मैं करता हूँ अलॉन्ग विद दैट। मैं मुंबई से एक्चुअली, उन्होंने बोला लंदन में जस्ट शिफ्ट हुआ हूँ बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, बट मैं इंडिया का ही हूँ। मतलब ऐसा वो गैप नहीं आना चाहिए कि अरे किससे बात कर रहे हैं हम, वो लंदन में रहते हैं हम इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज वो गैप मत आने देना। टैक्स कंसल्टिंग का प्रैक्टिस मेरा है मुंबई में। मैं जब भी लंदन में था तभी भी मैं टैक्स कंसल्टिंग का प्रैक्टिस करता था। टैक्स कंसल्टिंग का प्रैक्टिस करते करते ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझी, दैट लोगों को टैक्स नहीं आता है लिटरली। मतलब कॉमर्स स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट, सीए में सबको टैक्स आता है, बट बाकी के लोग जो है ना उनको टैक्स फाइनेंस का थोड़ा सा कम नॉलेज है। एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी 6 मंथ्स बैक ऑन इंस्टाग्राम पे 6 महीना पहले मैंने फर्स्ट वीडियो डाला, डर डर के कि क्या बोलेंगे लोग, बिकॉज सोशल मीडिया, मालूम है ना, सोशल मीडिया हेट, ट्रोलिंग इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी लोगों ने बोला था कि अरे यार तू क्यों कर रहा है, छोड़ना, अभी तू पढ़ा रहा है तो एक बार पढ़ा ले उधर। तो मैंने सोचा नहीं यार, मेरा एक पर्पस था कि यार कुछ भी करके एक टैक्स में इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए और लोगों को हेल्प होना चाहिए। तो आप, अभी मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे बढ़ जाएंगे, तो आपको एक बता देता हूं, एक यू कैन ऑल्सो चेकआउट माई पेज, द नेम ऑफ दैट पेज इज मनी मैटर्स विथ अमित। उधर मैं कंटेंट भी डालते रहता हूं। 10 दिन में कंटेंट आया नहीं, पर आप वो चेकआउट कर सकते हो, राइट? ओके, आपको अगर जिन्होंने लिया है, जिन्होंने क्लासेस लिए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, उनको आज के आज बुक्स मिल जाएंगे। अभी मैंने एक ही बुक प्रिंट किया है बिकॉज यू नो दैट अपना न्यू सिलेबस आने का चांस है। इसकी वजह से एक डायरेक्ट टैक्स का बुक मैंने लाया है। इनडायरेक्ट टैक्स का बुक जैसे अपना नया सिलेबस लॉन्च हो जाएगा वैसे मैं प्रिंट करके आपको दे दूंगा, पर डायरेक्ट टैक्स का आपको आज के आज बुक मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, हाँ आज के आज मिल जाएगा, राइट? तो हम कल बहुत धमाकेदार तरीके से टैक्स कवर करने वाला है, बहुत मजा आएगा। और आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी हियर। मुझे मालूम है फर्स्ट 3-4 दिन जो है डिसाइड किया है वो आप फ्री में ले लो, फ्री में आओ, बैठो आराम से, आपको समझेगा कि टैक्स क्या होता है, बिकॉज योर कंफर्ट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आप पहले कंफर्टेबल हो जाओ और उसके बाद हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे। और टैक्स अगर मैंने जैसे आपको बताया वैसे किया ना, 60 किधर नहीं जाता है, और लोगों ने ये प्रूव किया है। बट वो जितना बोल रहा हूं ना उतना करो, हो जाएगा। और मैं रीजनेबल कहूंगा, ऐसा नहीं कि क्लास होने के बाद 4 घंटा पढ़ो, आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व करते बैठो, ऐसा कुछ नहीं। मैं जितना 15-20 मिनट आपको रोज करने के लिए बोलूंगा उतना करो, 60 किधर नहीं जाता है, राइट? परफेक्ट एवरीबडी, एंड में परफेक्ट, ठीक है। सो आई विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। टाइमिंग आई थिंक 4:30, ठीक है? टाइमिंग सर बता देंगे, हम कल मिलेंगे। और जो ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इफ पॉसिबल अगर आप क्लास में आके लेक्चर अटेंड कर सके तो इट विल बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज टैक्स में लाइव लेक्चर का वाइब थोड़ा अलग रहता है, राइट? ओके, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस टुमारो। कल क्या क्या लाना है, सॉरी, कल क्या क्या लाना है, जो बुक मिलेगा आपको बुक लाना है, एंड एक नोटबुक लाना। नोटबुक के साथ एक 2-3 डिफरेंट कलर्स के पेन अगर ला सकते हो तो, एंड पोस्ट इट, वो येलो कलर का मिलता है ना चिट्टी, पोस्ट इट, वो पोस्ट इट लेके आना सिर्फ, बिकॉज बहुत सारे पोस्ट इट्स हम वो बुक में लगाने वाले हैं। स्टिकी नोट्स, करेक्ट, स्टिकी नोट्स, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो, यू कैन कंटिन्यू विथ योर क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यस, दैट्स राइट। हेलो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी अगर सेंटर आके क्लास करना चाहे टैक्स का, आराम से आके कर सकते हैं, सर ने बोल दिया कर सकते हो आप। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, अभी आपके पास करने को कोई काम? वेरी गुड। वी सीए स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रूव दिस कि हम लोग ऐसे ही हैं, हमारे पास काम ऐसे, हम लोग फ्री रहते हैं, बस काम दिखाते हैं सर। तो कल सबको आने का है। जो जो बच्चे रजिस्टर्ड है वो अभी के अभी सर का बुक ले लेंगे। जो बच्चे घर से करेंगे, सर का कैलकाटा में है, आप सेंटर आके बुक कलेक्ट कर लो।
और जो बच्चे बाहर है उनको हम लोग बुक कुछ दिन में भेज देंगे, बट विल शेयर पीडीएफ ऑफ सम सेक्शन ऑफ द बुक सो दैट तुम लोग घर पे स्टार्ट कर सको क्लास। लाइव सबको आने का है, करने का है, एक हफ्ता सर के साथ टाइम डिवोट करने का, क्योंकि अभी तुम्हारे पास करने को ऐसे भी कुछ नहीं है। तो एक सब्जेक्ट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। टाइम टेलीग्राम ग्रुप में आज मैं बता दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग जा सकते, जा नहीं, कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, कॉस्ट क्लास यहीं होगी, आपको यहीं बैठना है, ठीक है बात, खाना पीना करके आइए ऑनलाइन। बाय बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ अभी अभी आप लोग बुक ले लीजिएगा जो जो टैक्स में रजिस्टर्ड है, और जो जो